देखिए इस क्लास में हम कंप्लीट मैथ का रिवीजन एक साथ करने वाले हैं, तो सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक ध्यान से समझते हुए चलना है आपको। और दूसरी चीज़, इस क्लास का कंप्लीट पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। क्लास कंप्लीट होने के बाद में पीडीएफ से आप रिवीजन कर सकते हो एक बार फिर से, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है आपके पास इन रेडियस का और सरकम रेडियस का। आपके पास कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल दिया हो तो उसमें आप इन रेडियस निकाल सकते हो डेल्टा बाई एस से। डेल्टा क्या है? एरिया हो गया आपके पास, एस क्या है? सेमी पेरीमीटर हो गया। ए बी सी तीन आपके पास साइड दे रखी हैं, तीनों को ऐड करना है, डिवाइड बाई 2 करना है, तो आपके पास सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई। दूसरा, आप सरकम रेडियस निकालना, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। तो ये दूसरा केस हो गया। दोनों समझ में आ गया आपको? ये किसी भी ट्राइंगल के लिए लगा सकते हो। अगर यदि ट्राइंगल आपके पास कुछ स्पेसिफिक हो जाए, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए, तो इसी में जो दो फॉर्मूले अभी पढ़े हैं उन्हीं में वैल्यू रखने के बाद में ये दो फॉर्मूले नए बन जाते हैं। इन रेडियस का फॉर्मूला अब ये बन जाएगा आपके पास a/2√3, और यहाँ पे सरकम रेडियस का बन जाएगा आपके पास a/√3। तो एक बात समझ में आ रही है? अभी क्वेश्चन आपके CHSL में पूछा गया था कि आपको इन रेडियस, ये वाली सरकम रेडियस की वैल्यू दे रखी थी, इन रेडियस की वैल्यू पूछ लिया आपसे। सरकम रेडियस की वैल्यू आपको 18 दे रखी थी, इन रेडियस की वैल्यू पूछी तो कितनी हो जाएगी आप बताओगे? 9 हो जाएगी ना, जस्ट हाफ हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ से देख भी पा रहे हो आप, ये सरकम रेडियस है, जस्ट डबल है किसका? इसका। ये बात क्लियर हुई? तो ये दोनों फॉर्मूले याद हो गए आपको। आगे बढ़ें और थोड़ा सा, अब देखिए थोड़ा सा और आगे बात करें तो अब देखिए राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए आपके पास, तो उसमें किस तरीके से चीज़ें चलने वाली हैं। इन रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा P + B - H। H क्या है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूस हो जाएगा, डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल हो जाए, उसमें सरकम रेडियस निकालना रहे, तो कुछ नहीं करना, आपको हाइपोटेन्यूस का जस्ट हाफ कर देना है। तो मतलब ये हाइपोटेन्यूस है ना, इसका डायमीटर हो जाता है। ये बात क्लियर हुई? और ये चीज़ जानते भी हो आप कि अर्धवृत्त में जो कोण बनता है आपके पास, एंगल बनता है, वो 90 डिग्री का होता है। जो एंगल भी है ना, ये आपके पास 90 डिग्री हो जाएगा। ये बात भी क्लियर है। तो ये दोनों पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। तो इन रेडियस और सरकम रेडियस से रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर हुआ आपका। आगे बढ़ें थोड़ा इसके बाद में। डोज नंबर सेकंड में देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। आपको दिया हुआ है, देखो एंगल बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आपको गिवन होती है। ये दो है ना लाइन आपके पास, इनकी खास बात क्या है? एक तो है आपके पास ए है, ए ई, ये एंगल बाइसेक्टर है, और ए डी आपके पास इस पे क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किस पे है? बी सी पर। तो दो चीज़ें हैं, ए डी परपेंडिकुलर बी सी, और ए ई एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल यहाँ पे ये बन रहा है, आप देख पा रहे हो कौन सा? डी ए ई। इसकी वैल्यू आपसे पूछता है, क्या हो जाएगा? एंगल बी माइनस एंगल सी डिवाइड बाई 2। ये आप सीधा निकाल लोगे। क्लियर? इसके बाद में देखिए ये वाला, ये अभी क्वेश्चन पूछा गया था आपसे CGL 2022 टीयर 1 एग्जामिनेशन में, अभी जो दिसंबर में हुआ था। क्वेश्चन सीधा था, आपके पास कोई भी पॉइंट अंदर दे रखा हो इसमें, और उस पॉइंट से तीनों साइड पर यदि परपेंडिकुलर में ड्रॉ करता हूँ तो उनकी लेंथ यदि H1 H2 H3 दे रखी हो, तो इस पूरे ट्राइंगल की यदि मैं कंप्लीट हाइट निकालूँ, ये H, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा H बराबर H1 + H2 + H3, मतलब तीनों को ऐड कर देना है। और H को आप जानते हो क्या होता है? H होता है आपके पास √3/2 और A। और यहाँ पे खास बात क्या है कि ये जो ट्राइंगल है ना आपके पास, कौन सा है आपके पास? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये बात क्लियर हुई? तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये हाइट निकाल सकते हो, साइड पूछे आप साइड निकाल सकते हो, पेरीमीटर निकाल सकते हो, एरिया निकाल सकते हो, कुछ भी निकाल सकते हो, आपको ये रिलेशन पता है तो। क्लियर? आगे बढ़ें इसके बाद में। ये तो आपका फेवरेट है ही SSC का। समझिए इसमें क्या है, आपको क्या देता है कि देखो ये इन सेंटर है, इन सेंटर पे बनने वाला एंगल पूछता है आपसे, तो ध्यान रखना यदि एंगल ए दे रखा है और इन सेंटर पे बनने वाला एंगल BIC पूछ ले, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना 90 + A/2। ये बात क्लियर हुई? यदि ये बाहर की तरफ बन रहा है, ठीक है, ये बाहर के एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, तो ये वाली वैल्यू इतनी बदल जाती है, 90 - P/2 हो जाएगी। यदि एंगल ये P है तो 90 - P/2, यदि A है तो 90 - A/2। तो ध्यान कैसे रखना, अंदर है +A/2, बाहर है -A/2। क्लियर? अब देखिए एक का तो मैंने क्या लिया, अंदर वाला एंगल बाइसेक्टर, एक का मैंने बाहर वाला लिया, तो यहाँ पे भी एक एंगल बन रहा है। ये कैसे निकालेंगे? ये बहुत आसान है। ये वाला एंगल जो दे रखा है ना, इसका जस्ट हाफ कर देना है। तो NZO, ये वाला एंगल आपसे पूछे तो ये वाले एंगल का जस्ट हाफ कर दो, ठीक है। ये 60 डिग्री दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। तो ऐसे निकाल लोगे तीनों केस। तीनों ही पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, सबसे ज़्यादा ये वाला पूछा गया है। ठीक, आगे बढ़े। समझ में आ रहा है ना सभी आपको? डोज नंबर 5 देखिए, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आपसे। क्या मामला है इसमें? एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल दे रखा है ABCD, और इसमें ये जो एंगल बी और एंगल सी के एंगल बाइसेक्टर हैं, ये यहाँ O पॉइंट पे मिल रहे हैं। ये आपसे O एंगल वाला ही पूछ लेता है, ठीक है। तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है, क्या होता है देखिए समझिए।
एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी मतलब ये वाला जो एंगल है ना, ये कितना होगा, ए और डी का ऐड करना डिवाइड बाई टू, मतलब 1/2 ए प्लस डी। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, एग्जाम में आपको दिया रहता है ए और डी की वैल्यू, आपसे ये वाला एंगल पूछ लेता है तो आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में आगे बढ़े, ये वाला देखिए डोज नंबर 6। अब इसमें देखिए आपको कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। दो आपके पास ये कॉर्ड है, ठीक है, ए बी हो गया, सी डी अंदर पी पॉइंट पे यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। आपको रिलेशन देता है, देखो ये वाली वैल्यू दे देगा आपको, ये वाली दे देगा, ये दे देगा, ये पूछ लेगा आपसे, तो डायरेक्ट ध्यान रखना है पी पॉइंट से चलो आप हमेशा। पी ए इंटू पी बी बराबर पी सी इंटू पी डी, ये हो गया, ये बात क्लियर हुई। यदि अंदर है तो, यदि बाहर है तो भी कुछ नहीं करना, तो भी आसान है, हमेशा पी पॉइंट से स्टार्ट करो। पी ए इंटू पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटू पी डी, तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, सिंपल। ऐसे ही अगर ये देखो, एक तो हो जाए आपके पास इसकी छेदक रेखा, ठीक है, छेदक रेखा क्या होती है, दो पॉइंट पे आपको इसको टच करती है सर्किल को, और ये टेंजेंट हो जाएगी, एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये पी टी इसकी टेंजेंट है, ये इसकी छेदक रेखा हो गई। तो फिर कैसे करोगे, पी टी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, पी ए इंटू पी बी, ठीक है। हमेशा पी पॉइंट से स्टार्ट किया करो, कभी कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो आपको कोई भी वैल्यू दे रखी होती है, 3 वैल्यू, और चौथी वैल्यू आपसे पूछ लेता है, तो आप इजीली निकाल लोगे यहाँ पे, ये रिलेशन आपको पता है। तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, ठीक है। आगे बढ़े, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया आपसे हाल ही में, अभी जो लेटेस्ट एग्जाम आपके चल रहे हैं उन्हीं में। तो ये क्या है, इसमें ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है जिसमें एक सर्किल बना हुआ है इसके अंतर्गत। तो आपसे रिलेशन पूछ लिया, क्या होगा इसमें, ए बी, हमेशा ध्यान रखना अगर ये टेंजेंट है ना इसकी, तो इसके बाहर बन रहा है, मतलब ये सर्किल के बाहर एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये सामने आमने सामने वाली भुजाओं को जोड़ दो, ए बी प्लस सी डी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी प्लस ए डी। ये आपको पता है, इजीली निकाल लोगे, आपको 3 साइड गिवन होती हैं और चौथी पूछ लेता है आपसे, ठीक है, इजीली निकाल लोगे, आपको ये रिलेशन पता रहना चाहिए, आसान सा रिलेशन है, याद भी हो गया आपको, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े, इसके बाद में देखिए ये डोज नंबर 8 डायरेक्ट रिलेशन याद रखिए, इसमें अच्छा क्वेश्चन कैसे बनेगा। देखो आपके पास ये ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें क्या दे रखा है कि दो तरीके से पूछ लेता है क्वेश्चन। एक तो आपको सर्किल दे देगा तो उसमें ये बन जाएगा, अगर सर्किल नहीं दिया तो फिर आपको बोलेगा ट्राइंगल दे रखा है, ट्राइंगल में पी और आर पॉइंट इस तरीके से हैं कि आपके पास पी क्यू बराबर बी क्यू और क्यू आर बराबर क्यू सी, ये रिलेशन दे देगा, फिर आप इसका डेरिवेशन कर लोगे, आसान सा डेरिवेशन है। तो ये डेरिवेशन ये कंप्लीट है ना, कंप्लीट जब इसकी मैराथन ली थी आप 6 घंटे की कंप्लीट मैराथन है इन्हीं सेम डोज की सभी का। तो जितने भी ये डोज हैं इन सभी का कंप्लीट ड्राइव कर करके एक एक डोज को मैंने बता रखा है। थोड़ा बहुत भी अगर कोई डाउट रह जाता है ना किसी भी पॉइंट में आपको, तो वो कंप्लीट आप 6 घंटे की मैराथन में उस पर्टिकुलर डोज पे जाके वो चेक कर सकते हो, ठीक है। तो आपको वो डाउट वहाँ पे क्लियर हो जाएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा। अभी हम क्या है कि जितना कम से कम टाइम में इस कंप्लीट जो भी है मैथ्स का जो भी सिलेबस है उसको रिवाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी भी पॉइंट में डाउट है तो वहाँ पे आप जाके वो पर्टिकुलर डोज पे जाके उसको सर्च करके देख सकते हो, ठीक है, वो डाउट आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इसमें डायरेक्ट रिलेशन क्या ध्यान रखना है आपको, केस आपको समझ में आ गया। दूसरा ऐसे भी ट्राइंग आपको सर्किल बना के दे देता है, तो इसमें ये रेडियस आपको ये रिलेशन तो यहाँ पे बराबर कर दिया था, इस बार बराबर का रिलेशन देगा नहीं, इस बार रेडियस दे रखे हैं तो ये अपने आप बराबर हो जाएंगी। तो आपको ध्यान ये रखना है कि ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, ऐसे यहाँ पे ये एक एंगल बन रहा है, ये एक एंगल बन रहा है, इनके बीच में एक रिलेशन होता है। क्या होता है कि ये अंदर वाला एंगल थीटा ये हो जाएगा आपके पास 180 माइनस 2 अल्फा, ठीक है। ये वाला देखो पी क्यू आर कितना हो जाएगा 180 माइनस 2 टाइम्स ये ए वाला एंगल। बात समझ में आ रही है। ए वाला एंगल आपको जैसे 75 दे रखा है तो पी क्यू आर पूछा है तो आप बता दोगे कितना हो, 75 जस्ट डबल करो 130 180 में माइनस कर दो 50 डिग्री, 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। अभी पूछा गया सीजीएल में भी पूछा गया आपसे, मेंस में भी पूछा गया, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखिए, इसमें क्या ध्यान रखना है आपको, देखो ये आपके पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, एक सर्किल के अंदर बन रहा है, तो इसके डायगोनल यहाँ पे मिला दिए हमने, मिला दिए कोई दिक्कत नहीं है। डायगोनल मिलाने के बाद में एक और रिलेशन आ गया इसमें कि इसके डायगोनल यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कैसे, ये बी डी को ए सी जो डायगोनल है इसको इसने बी डी डायगोनल को बराबर भागों में काट दिया यहाँ पे, ठीक है, बराबर भागों में काट दिया, तो फिर एक रिलेशन हो जाता है, वो ध्यान रखना है आपको कौन सा, कि देखो ये जो बराबर है ना उसके साइड की दोनों साइड ले लो, देखो ये वाला, ठीक है, ऐसे रिलेशन याद रख लो, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो कभी भी,
इधर ये दोनों ले लो, तो क्या हो जाएगा ए बी इंटू बी सी, तो वही लिखा हुआ है ए बी इंटू बी सी बराबर ए डी इंटू सी डी, तो ए डी इंटू सी डी ये वाला ध्यान रख लेना, ठीक है। तो आपको 3 साइड गिवन होती है, चौथी पूछ लेता है तो आप इजीली निकाल लोगे, ठीक है। ये डायरेक्ट रिलेशन है, आपको याद रखने हैं ये। इसके बाद में आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है। राइट एंगल ट्राइंगल में भी जो आपका 90 डिग्री एंगल है उससे सामने वाली भुजा मतलब हाइपोटेन्यूज पे दोबारा परपेंडिकुलर डाला गया है, तो फिर एक कुछ रिलेशन आ जाते हैं, 4 रिलेशन है वो ध्यान रखने हैं आपको। कौन सा, यदि देखो ये बी डी परपेंडिकुलर डाल दिया हाइपोटेन्यूज पे, क्या हो जाएगा बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू सी डी, ए डी इंटू सी डी पहला। दूसरा क्या हो जाएगा बी डी इंटू ए सी बराबर ए बी इंटू बी सी, ये वाला हो जाएगा। तीसरा ए डी आपको निकालना है, मतलब ये वाला साइड निकालना है, तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी, और ये सी डी आपको निकालना है, तो आपको क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी, कंप्लीट ए सी, ठीक है। तो ये चारों रिलेशन आपको ध्यान रख लेना है, बहुत आसान सी सवाल है, ठीक है। इसके बाद में आपका ये हो जाएगा 2 सर्किल हैं, उन पे आपने टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। 2 तरह की टेंजेंट होती है, ट्रांसवर्स होती है एक कॉमन टेंजेंट, और एक आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट हो जाएगी। दोनों के फॉर्मूले हैं, ध्यान रखो कैसे। डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस आर का होल स्क्वायर, ठीक है, ये वाला हो जाएगा। दूसरा यदि आपके पास ट्रांसवर्स कौन सी हो जाएगी, देखो ट्रांसवर्स ये वाली हो जाएगी, ऐसे तिरछी हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं ना, ये वाली अंदर से नहीं जाएगी, सॉरी, इसको ये वाली, तो ये वाली अगर पूछे तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं आपसे एक चीज़ पूछूं कि किसकी लेंथ ज़्यादा होगी, तो आप बता पाओगे कौन से ट्रांसवर्स की होगी, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की होगी, आप डायरेक्ट बता दोगे। देखो यहाँ से इसमें से आर प्लस आर मतलब बड़ी टर्म माइनस हो रही है, तो मतलब ओवरऑल ये छोटी आएगी। इसमें से देखो आपके पास आर माइनस आर मतलब बहुत छोटी वाली टर्म माइनस हो रही है इस डी में से, तो ओवरऑल ही बड़ी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू है हमेशा डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो वैल्यू है वो हमेशा आपके पास क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपैरिजन में इसके, ठीक है, आपके पास ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट की। दूसरी चीज़ ये भी आपसे पूछ ले जाता है कभी कभी, क्या कह देता है कि जो 2 सर्किल हैं वो आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस केस में क्या हो जाता है, इसकी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है ये डी है, ये आर प्लस आर के ही इक्वल हो जाती है। तो इसमें जैसे ये वैल्यू पुट करोगे डी की जगह, तो फिर या इसमें रख लो या इसमें रख लो, किसी में रख लो, तो फिर आपके पास एक की तो वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो ट्रांसवर्स, इस वाले केस में ट्रांसवर्स तो कुछ बनेगा ही नहीं, ट्रांसवर्स तो 0 हो जाएगा, तो इस वाले केस में तो ये 0 हो जाएगा। लेकिन इससे एक वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आएगी, वो इतनी आ जाएगी 2 में r इंटू आर। ये आपसे पूछा गया एग्जाम में, बहुत बार पूछा गया है। 2 वैल्यूज आपको दे देगा, कैपिटल आर और स्मॉल आर की, और आपसे कॉमन टेंजेंट की वैल्यू पूछ लेता है, तो आप डायरेक्ट निकाल लोगे इस फॉर्मूले से 2 में r इंटू स्मॉल आर, ठीक है। बाकी नॉर्मल केस में ये वाली है, यहाँ पे डी क्या है, सेंटर से सेंटर डिस्टेंस है, क्लियर। डोज नंबर 11 तक कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। डोज नंबर 12 देखो, इसमें 2 रूल पढ़ेंगे, तो साइन रूल हो गया, कोसाइन रूल हो गया। कोसाइन रूल क्या हो जाएगा, देखो एक नॉर्मल कोई ये ट्राइंगल है, इसमें एंगल ए के सामने की भुजा स्मॉल ए, बी के सामने की भुजा बी, सी के सामने की भुजा सी हो जाएगी। अब कॉज ए मतलब इसके सामने चल रहा हूँ, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए अपॉन 2bc, ऐसे ही बी हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2c, ऐसे ही सी वाला हो जाएगा। साइन रूल भी आपको ध्यान रखना है, काम आता है बहुत ज़्यादा। साइन ऐसे लिख लो इसको आप, ए अपॉन साइन ए, बी अपॉन साइन बी, सी अपॉन साइन सी बराबर 2r। ये भी ध्यान रखना है आपको, 2r मतलब ये r है ना, ये कैपिटल R है, और कैपिटल R कौन सा है याद करो, अभी अभी हमने डिस्कस किया था डोज नंबर फर्स्ट, उसमें एक सरकम रेडियस डिस्कस किया था, उसके 3 फॉर्मूले डिस्कस किए थे अलग अलग ट्राइंगल के लिए, तो वहाँ से निकलता है ये वाला r, तो ये 2r के इक्वल होता है ये साइन रूल में, ठीक है। दूसरा एक और रिलेशन आपको ध्यान रखना है, जब सवाल थोड़ा सा अच्छा बनता है एग्जाम में, तो क्या होता है, ये एक आपके पास ट्राइंगल है, उसमें आपने ये मीडियन ड्रॉ किए हैं, मीडियन सामने वाली भुजा को बराबर 2 भागों में बांटती है, तो ए डी बी ई और ये सी है, ये इसकी मीडियन है, तो इसका 4 टाइम्स है, ये हमेशा ज़्यादा रहता है 3 टाइम्स के साइड के, ये 3 टाइम्स ए बी बी सी सी ए के। यदि मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये बराबर हो जाता है किसका, 4 टाइम्स इसका बराबर 3 टाइम्स इसका, ये भी ध्यान रखना। अगर देखो एक चीज़ और, आपने इसका एक नॉर्मल कोई ट्राइंगल होता है तो उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला आपको पता है, अंडर रूट में हीरोन का फॉर्मूला एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आपको पता है अच्छे से। दूसरी चीज़, अब यही फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं जब आपके पास साइड दे रखी हो तब तो लगा लेते हैं,
लेकिन अगर आपको मीडियन की लेंथ दे रखी हो, इस बार क्या है कि ए डी बी ई और सी एफ मीडियन दे रखी है, इन मीडियन की लेंथ दे रखी है, तो फिर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला यही लगाएंगे हम। अब इसमें बस एक टर्म नेक्स्ट नई जो है एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगी, वो क्या है 4/3, 4/3 से और मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी यहाँ पे फॉर्मूला वही रहने वाला है। अब बस ध्यान ये रहे यहाँ पे कि ए बी सी है वो आपके पास मीडियन की लेंथ है। ये बात क्लियर हो गई, कोई डाउट नहीं है इसमें, आगे बढ़े। ये वाला देखो, इसमें क्या है कि एक आपके पास कंप्लीट ट्राइंगल दे रखा है, इसमें अंदर ये ट्राइंगल बन रहे हैं छोटे छोटे बहुत सारे। अब इसमें आपसे कौन सा ट्राइंगल पूछ रहे हैं, देखो ये ध्यान रखना, ये छोटा वाला ट्राइंगल बन रहा है, देखो ये वाला, ऐसे ही आपके पास एक ये वाला बन रहा है, ठीक है, ऐसे आपके पास ये वाला ट्राइंगल बन रहा है, कौन सा, ओ एफ ई, ये वाला ट्राइंगल। कभी कभी ये पूरा जो कंप्लीट ट्राइंगल है इसकी वैल्यू आपको गिवन होती है और इस छोटे वाले की पूछ लेता है। ये जो डी ई एफ है ना, मीडियन के पॉइंट है, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है कि 1/12 होती है इसकी वैल्यू, क्या होती है, 1/12 होती है, किसके, पूरे ट्राइंगल के। पूरे ट्राइंगल का एरिया यदि आपको 36 दे रखा है तो इसका 1/12 कर देना है, तो इसका छोटे वाले का ट्राइंगल इस वाले की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 12 3 36, 3 आ जाएगी। बात क्लियर हुई है आपको, आगे बढ़े। ये आपसे एग्जाम में सीधा पूछा गया है। इसके बाद में देखिए, ये आपके पास एक ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के बाहर इसको थोड़ा आगे बढ़ाया गया, इस साइड को भी आगे बढ़ाया गया है। बढ़ाने के बाद में पी पॉइंट और क्यू पॉइंट पर टच करते हैं, तो इसको मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ, क्या, बी से बी एम और बी पी ये 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई है, ऐसे सी से सी एम और सी क्यू 2 टेंजेंट ड्रॉ की गई हैं। तो ओवरऑल ऐसे भी बोल सकता हूँ ए पी और ए क्यू इसकी टेंजेंट है, ठीक है, ए पी और ए क्यू। तो ध्यान रखना है इसमें कि ए पी बराबर ए क्यू ये तो होता है, ये आप जानते हो, क्यों, क्योंकि टेंजेंट की लेंथ बराबर होती है। लेकिन ये किसके बराबर होती है, 1/2 पेरीमीटर ऑफ ए बी सी, ये और ध्यान रख लेना है। यदि आपको पेरीमीटर दे रखा है इस कंप्लीट ट्राइंगल का, तो इसकी ए पी और ए क्यू इसकी वैल्यू भी आप निकाल सकते हो, या फिर ए पी और ए क्यू की वैल्यू आपको दे रखी है तो इसका पेरीमीटर आप बता सकते हो इस कंप्लीट ट्राइंगल का, क्या हो जाएगा, ए पी ए क्यू का जस्ट 2 टाइम्स कर देना है, ठीक है। तो यहाँ से ये रिलेशन आपको ध्यान रख लेना है, इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही अभी एक ट्राइंगल अभी हमने डिस्कस किया था, एक और दूसरा और देख लो दोबारा वही। इसका एरिया तो हमने अभी देख लिया था, बाकी एक और रिलेशन देखो, ए जी और जी ओ। ए जी आपके पास ये रहा और जी ओ आपके पास ये रहा। देखो आपने एक चीज़ पढ़ रखी है कि आपके पास यहाँ पे सामने मैंने मीडियन ड्रॉ की है, मीडियन पे ये जो पॉइंट होता है ये सेंट्रॉइड होता है। सेंट्रॉइड में जो इस मीडियन को किस रेशो में काटता है, 2:1 में काटता है, ठीक है, ये बात तो आपको पता है। ओ इसका सेंट्रॉइड ही है, ओ इसका सेंट्रॉइड है, तो इस कंप्लीट ए ओ, ठीक है, और ये ओ डी इसको किस रेशो में काटेगा, 2:1 में काटेगा, 2:1 में काटेगा, ठीक है। तो यहाँ इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि 4:2 में काटेगा, ये बात भी बोल सकता हूँ, क्यों नहीं बोल सकता, जस्ट डबल डबल तो किया है, 4:2 में काटेगा, 4:2 में काटेगा। तो इस कंप्लीट की वैल्यू 4 है, इसकी वैल्यू 2 है, ये बात समझ में आ गई। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर ये कंप्लीट 4 है ना, तो ये 3 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है और ये 2 यूनिट होता है, ऐसे ध्यान रख लो, ये काम आएगा बहुत आपके। ये 3 यूनिट होता है, ये 1 यूनिट होता है, ये 2 यूनिट होता है। अब देखो सभी रूल सेटिस्फाई हो रहे हैं, इसमें ये वाला कंप्लीट 4 यूनिट हो गया, ये आपके पास 2 यूनिट हो गया, तो 4:2 मतलब 2:1, ये बिल्कुल सही हो गया। दूसरी चीज़ आपको पता लग गई है यहाँ पे कि ये आपका ये 3 यूनिट होता है, ये ए जी आपसे पूछ ले, आपको कंप्लीट ए डी दे दे, ठीक है, कंप्लीट ए डी दे दे, आपसे ए जी पूछे तो आप ए जी बता दोगे, बिल्कुल बता देंगे, जियो पूछे जियो बता दोगे, हाँ बिल्कुल बता देंगे, 1 यूनिट होगा ही। तो ये रिलेशन आपको ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ें पॉलीगन के बारे में। तो पॉलीगन के बारे में आपसे एग्जाम में पूछा ये जाता है कि आपको पॉलीगन का एक एंगल दे देता है, जैसे कि इंटीरियर एंगल दे दिया आपसे, और उसके साइड पूछ लेगा कि कितने साइड का वो पॉलीगन है। तो कैसे निकालोगे, देखो इंटीरियर एंगल का टोटल आपको पता होना चाहिए कितना होता है, कितना होता है, n-2 × 180 डिग्री, ये होता है आपके पास सभी अंतःकोणों का योग। एक्सटीरियर एंगल का टोटल क्या होता है, 360 डिग्री। और डायगोनल कोई n साइड का आपके पास पॉलीगन है, बहुभुज है, तो उसके डायगोनल्स की संख्या होती है n × n-3 / 2। अब देखो यदि रेगुलर पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन का मतलब क्या होता है कि सभी साइड इक्वल हैं तो सभी एंगल भी इक्वल होंगे, तो n-2 डिवाइड इंटू 180 डिवाइड बाई n से डिवाइड कर देंगे, प्रत्येक इंटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी। ऐसे आप एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो।
कंप्लीट 360 होता है तो n से मैं डिवाइड कर दूंगा तो एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। साथ में इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का दोनों का टोटल है वो 180 डिग्री होता है, ये भी आपको पता है। तो यहाँ से सभी चीज़ें आप निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आने वाला आपको। साथ में ये भी याद रखिए आप डोज नंबर 17, इससे एग्जाम में आपसे कई बार सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया है। कैसे? ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू AC², इसका रेशो पूछ लेता है। AC को इसके नीचे लिख देता है AC², तो रेशो पूछ लेगा तो इस 4 को इधर लेके आ जाओ तो 5/4 आंसर आ जाता है इसका। ठीक है, डायरेक्ट ऐसे पूछ लेता है आपसे एग्जाम में। खास बात क्या है, ये एक ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें ये आपके पास मीडियन है, ये इसकी मीडियन है, तो इसको बराबर बराबर भागों में काटेगा। तो यहाँ से ये याद रख लेना है कि 4 टाइम्स AD² मतलब मीडियनों का स्क्वायर CE² बराबर 5 टाइम्स AC का स्क्वायर। ठीक है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में आपके पास सभी चीज़ें सेटिस्फाई होंगी। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़े। ये वाला देखो, इसमें क्या मामला है। देखो, ये मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन को करने का एक स्टैंडर्ड तरीका है, और ये एग्जाम में आपके जब प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन देखोगे तो बहुत बार पूछा गया है और एग्जाम में पूछा ही जाता है ये हर बार। तो आपसे ये कंप्लीट एक ट्राइंगल दे देगा, इसमें आपके पास ये रेडियस दे देगा, डायमीटर दे देगा, कुछ भी दे देगा, निकाल लोगे रेडियस आप। दूसरा, एक कॉर्ड की लेंथ दे देता है, दूसरे की पूछ लेता है, सेंड ये डिस्टेंस भी इनके बीच की होती है गिवन। तो जैसे ही आपको करना कैसे रहता है, देखो जैसे ये कंप्लीट दे रखा 24, तो आप ये वाली निकाल लोगे, ये 12 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इस सवाल को आपको ट्रिपलेट से सॉल्व करना रहता है। यदि ये 12 है, ये 15 है, तो ये आप बता दोगे कितना होगा? आप बिल्कुल बता देंगे, ये 9 हो जाएगा। क्यों? कि 9, 12, 15 का ट्रिपलेट होता है। ठीक है, ये आपने 9 बता दिया, ये कंप्लीट 21 था, तो ये फिर कितना बच गया आपको? कि ये 12 बच गया। अब दोबारा इसमें ट्रिपलेट लगा दो, ये 15 हो गया, ये 12 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 9। यदि ये 9 है तो ये भी 9 हो जाएगा, ये 9 है, ये 9 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? ये 18 हो जाएगा। तो ऐसे आप दूसरी कॉर्ड की लेंथ निकाल सकते हो ट्रिपलेट की मदद से, बिना कुछ यहाँ पे सॉल्व किए। ठीक है, तो ऐसे आपको इसको देखना है, ऐसे सवालों को। और एग्ज़ाम का ये फेवरेट सवाल है, पूछा ही जाता है एग्ज़ाम में आपसे ये। इसके बाद में देखिए, एक एरिया निकालना हो आपको क्वाड्रिलेटरल का, कैसे निकालोगे? आपके पास ये कॉमन एक डायगोनल दे रखा और इससे परपेंडिकुलर डाले गए, ये पूछा ही गया है। देखो, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो सीधा निकालना है आपको 1/2 डायगोनल। आप इसको ऐसे समझो कि 2 ट्राइंगलों में तोड़ दिया मैंने इसको, तो एक इसका एरिया निकाल लिया, एक इसका एरिया निकाल लिया, बस दोनों को ऐड कर दिया, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। 1/2 डायगोनल इंटू विकर्णों पर डाले गए लंबों का योग, सम ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप डाउन इट। तो बस इनका ऐड करना है, इनको दोनों को, और इस बेस से मतलब इस BD से डायगोनल से मल्टीप्लाई कर देना है और उसका 1/2 ले लेना है। तो ये फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको, आसान है ना। आगे बढ़ें, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसके बाद में डोज नंबर 20 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है आपको कि एक खेत है, ठीक है, कोई फील्ड है। हाँ, अभी क्वेश्चन पूछा गया है रिसेंट एग्जाम में, अभी बिल्कुल हाल फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुई है आपके। तो ये आपके पास फील्ड है, उसके चारों तरफ एक खेत है, ठीक है, चारों तरफ एक रास्ता है, और W जिसकी चौड़ाई दे रखी है, इसकी W। ठीक है, तो इस रास्ते का यदि आपसे क्षेत्रफल पूछ ले तो क्या होगा? डायरेक्ट फॉर्मूला याद रख लो, L+B+2W इंटू 2W। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा यदि बाहर की तरफ है। यदि ये अंदर की तरफ हो जाए, कुछ नहीं करना, माइनस कर देना, L+B-2W इंटू 2W। समझ में आया? ये बाहर हो गया, अंदर। लेकिन अंदर तो है, लेकिन अंदर भी है, और अंदर कैसे है? डायगोनली है। तो कुछ रास्ता ऐसे है, ठीक है, और ऐसे है, इस तरीके से है। तो फिर क्या हो जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल इस वाले केस में हो जाएगा L+B-W इंटू W, से इस भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? L-W इंटू B-W। ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, आसान है। इसके बाद में ये वाला देखिए, एरिया ऑफ रोम्बस, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? 1/2 विकर्णों का गुणनफल D1 इंटू D2, एक तरीका ये हो गया। दूसरा, इसमें जो खास बात है वो ध्यान रखने की क्या है कि इसके जो विकर्ण है ना, इसके जो डायगोनल है, वो हमेशा ध्यान रखना कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं। ठीक है, 90 डिग्री पे काटेंगे, एक दूसरे को काट दिया। तो इसमें आपको एक और रिलेशन ध्यान रख लेना, D1² + D2² बराबर 4A²। इसमें दिया क्या रहता है आपको कि आपको एक डायगोनल, देखो आपको एरिया पूछता है, इसमें साइड की वैल्यू दे देता है, एक डायगोनल की वैल्यू दे देता है, एरिया पूछता है आपसे।
तो एरिया निकालने के लिए तो आपको दोनों डायगोनल चाहिए, तो दूसरा डायगोनल निकालने के लिए आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे, तो यहाँ से दूसरा डायगोनल आ जाएगा, जैसे ही आ जाएगा इस फॉर्मूले में रखोगे एरिया आ जाएगा। तो इस तरीके से आपसे सवाल पूछा जाता है, तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। बाकी इसको ट्रिपलेट से भी कर सकते हो आप। कैसे? देखो ये वाला आपका कंप्लीट D1 है ना, तो इसका जैसे मान लो ये पूरा 10 दे रखा है, तो इसको 5-5 में तोड़ सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये 5-5 हो जाएगा, तो ये हाफ हाफ में आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आप निकाल लो, इसकी वैल्यू निकाल लो, तो ये फिर आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, ठीक है। तो इसमें जाके आप इसकी वैल्यू निकाल लोगे, इसकी दे रखी है, इसकी दे रखी है, तो इसकी निकाल लोगे। तो इस तरीके से इसमें लगा के फिर आप डायरेक्ट इसका यूज़ किए बिना भी D1 और D2 निकाल सकते हो। तो ये भी एक तरीका है। बाकी दूसरा बेसिक तरीका इस फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। ये बात कोई कन्फ्यूजन नहीं है आपको। इसके बाद में ये कुछ ट्रिपलेट्स हैं आपको डायरेक्ट मैं जिनके बारे में जिक्र करता रहता हूँ बार बार, तो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि 3 4 5 हो गया, 5 12 13 हो गया, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, 11 60 61, 12 35 37, 13 84 85, 16 63 65, 20 21 29, 28 45 53 33 56, और ये 65, और 36 77 85 39 80 89, और ये आपके पास पूछ लिया जाता है कभी कभी, ध्यान रखो इसको, 48 55 73 65 72 97, ठीक है। इसके साथ साथ एक और ट्रिपलेट आपको ध्यान रखना है, कौन सा? p² -1 और p² 2p और p² +1। हमेशा ध्यान रखना है इसमें, ये p² +1 है, ये आपका हाइपोटेन्यूस रहता है, आपका कर्ण रहता है, बड़ी भुजा ये रहती है, और इन दोनों में से कोई भी कुछ भी हो सकता है। यदि ये बेस हो जाएगा तो ये आपके पास परपेंडिकुलर हो जाएगा, यदि ये परपेंडिकुलर हो जाएगा तो ये आपके पास बेस हो जाएगा। तो ऐसे इंटरचेंज हो सकती हैं, लेकिन ये हाइपोटेन्यूस हमेशा p² +1 ही रहेगा। तो इसमें जैसे ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो ये आप आसानी से निकालोगे। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाओगे, उसमें एक बेस दे रखा है, एक आपके पास हाइपोटेन्यूस दे रखा है, तो आपके पास परपेंडिकुलर निकाल लोगे, तो यहाँ से ये निकल जाएगा। बाकी ये ध्यान रखना, ये हमेशा आपके पास ट्रिपलेट में होते हैं। अब ये चाहे p की टर्म में दे दे, चाहे आपको x की टर्म में दे दे, किसी में भी दे दे, आप निकाल लोगे ये चीज़। क्लियर है ये बात? इसके बाद में देखो, जब अच्छा सवाल पूछ लिया जाए एग्जाम में, तो क्या है, देखो ये एक आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें आपसे पूछ ले कि इसके ये आपके पास हाइपोटेन्यूस के अक्रॉस, ठीक है, एक सबसे बड़ी भुजा वाला एक आपको स्क्वायर बनाना है, तो उसकी ए मतलब उसकी साइड पूछ लेता है, साइड स्क्वायर की क्या होगी। डायरेक्ट याद रखना है, L×B×H /L² B² + LB, ठीक है। अब आपसे दे दे कि उसका एक पॉइंट, ठीक है, जो आपका स्क्वायर है उसका एक पॉइंट इसको टच करे हाइपोटेन्यूस को, तो इस तरीके से अगर स्क्वायर इस तरीके से बन रहा है तो फॉर्मूला ये हो जाएगा। अगर स्क्वायर आपका इस तरीके से बन रहा है तो आपका फॉर्मूला ये हो जाएगा, x = AB/A + B, ठीक है। ए और बी क्या है? ए इसकी ये साइड हो जाएगी, बी इसकी ये साइड हो जाएगी। इसके बाद में देखिए आपसे क्या दिया है कि एक ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज आपके पास कौन सा? समांतर नहीं, सॉरी, इसको थोड़ा सा करेक्ट करो, ये समलंब चतुर्भुज आएगा, ठीक है। समांतर नहीं बोलेंगे इसको, समलंब चतुर्भुज बोलेंगे, ट्रेपेजियम जिसको बोलते हैं, इसको थोड़ा करेक्ट करना है। तो इसमें ये आपके पास पैरेलल साइड है इसकी, अब इसकी पैरेलल साइड है और इसमें ये इसकी पैरेलल साइड नहीं है, ठीक है। तो आपको रिलेशन क्या देता है इसमें? देखो दो केस हैं इसके, थोड़ी सी ध्यान रखना है इसको। इसमें क्या है कि यदि लाइन डिवाइड द नॉन पैरेलल साइड इन द रेशियो ऑफ x/y में, यदि इसको ये x/y में काटे, ठीक है, इसको x/y में, ये वाली EF जो लाइन है इसको x/y में काटे, तो फिर क्या हो जाएगा, EF की जो वैल्यू आती है वो ax ए मतलब ये वाली, इसका ये इससे मल्टीप्लाई, b का इससे मल्टीप्लाई, by/x + y ऐसे निकाल लोगे। दूसरा, आपको यदि इसमें ऐसे दे दे कि ये वाला जो रेशियो है ना 1:2 में है, ठीक है, कौन सा? ये वाला आपको डायरेक्ट ही दे दे कि ये इसको बराबर भागों में काट रही है, x/y है ना, ये 1:1 का है, ठीक है, 1:1 का, तो आप डायरेक्ट बता दोगे कि इस EF की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी इसकी वैल्यू, इस वाली वैल्यू a + b / 2, a + b / 2 ये आ जाएगी, किसकी वैल्यू? EF की। ये बात समझ में आ गई। दूसरा केस ये भी है इसमें कि आपने यहाँ पे इसके ये डायगोनल बनाए दो, इन डायगोनल को बनाने के बाद में ये EF आपने यहाँ पे ड्रॉ किया, ठीक है, ड्रॉ किया, और इसमें ये जो है ना m और n पे इसको काट रहे हैं, ठीक है, m और n पे काट रहे हैं, तो mn की वैल्यू आपसे पूछ ले तो फिर क्या होगी, इसको आपको निकालना है। तो देखिए
ई एफ की वैल्यू तो आपने देख ली थी यहाँ पे ए बी प्लस डी सी डिवाइड बाई 2, और एम एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, इन दोनों का डिफरेंस ले लेना है इस बार। देखो कंप्लीट तो क्या हो जाएगा एडिशन डिवाइड बाई 2, और अगर एम एन पूछ ले छोटी वाली तो दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2, ये दोनों का डिफरेंस डिवाइड बाई 2। जहाँ पर एम और एन है वो मिड पॉइंट्स हैं डायगोनल के, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। समझ में आ रही है बात आपको। इसके बाद में देखिए ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ अभी आपके साथ। जैसे कि ए और बी की वैल्यू दे रखी है और ये इसका एंगल बाइसेक्टर है, इस पे मिल रहा है, तो एक्स बराबर ए प्लस बी डिवाइड बाई 2, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। इसके साथ साथ एक और रिलेशन ये देखिए, आपके पास ये एक सर्किल है, सर्किल में एक आपके पास ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल में आपने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया और टी पॉइंट पे इसको टच कर रहा है, ठीक है। तो रिलेशन क्या हो जाएगा, पी क्यू और पी आर दोनों का मल्टीप्लाई, पी क्यू और पी आर का मल्टीप्लाई बराबर पी एस इंटू पी टी, ये और ध्यान रखना है आपको, पी एस इंटू पी टी। इसके साथ साथ एक रिलेशन आपको पहले से ही पता है कि यदि इसका ये एंगल बाइसेक्टर है तो इसको इसी रेशो में काटता है, इन साइडों के रेशो में ही काटता है इसको। क्यू एस और क्यू आर एस आर का रेशो, क्यू एस और एस आर का रेशो क्या होता है, पी क्यू का और पी आर का रेशो होता है, ये आपको पहले ही पता है। ये और रिलेशन आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। ये तब है जब आपके पास एग्जाम में थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा तो भी आप इजीली बना लोगे। इसके साथ साथ ये वाला देखिए, इसमें क्या है कि आपके पास एक सर्किल दे रखा है, इसमें आपको ये वाला एंगल दे रखा है, सेंटर पे बनने वाला है, इसका सेंटर पे बनने वाला है, तो इससे आप यहाँ वाला एंगल निकाल लोगे क्या, बिल्कुल निकाल लेंगे, थीटा। आपसे ये वाला एंगल पूछता है, तो ये वाला पूछता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये वाला एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इस वाले एंगल का और इस वाले एंगल का टोटल 180 डिग्री होगा। यदि ये आपके पास 50 डिग्री आ रहा है तो ये आपका कितना आ जाएगा, 180 माइनस 50, 180 माइनस 50, 180 माइनस थीटा, तो वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। तो ऐसे आप निकाल लोगे। कैसे निकालेंगे, मतलब यहाँ से आप पहले यहाँ गए, क्योंकि सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल सेंटर पे बनने वाले एंगल का जस्ट हाफ होता है, तो पहले यहाँ पे आ गए, यहाँ पे आने के बाद में फिर यहाँ पे आ गए। तो इस तरीके से 2 स्टेप में आपको ये बनाना है, तो ये आप इजीली इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। पीडीएफ इसका टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। इसके बाद में देखो ज्योमेट्री का आपका लगभग इसमें कंप्लीट हुआ, और इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री देख लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में देखो फॉर्मूले क्या क्या है, साइन 2a के फॉर्मूले याद रख लें, साइन 2a कॉस 2a, सबको मैंने कंबाइन करके एक साथ लिख दिया अरेंज करके, जिससे सिस्टमेटिक वे से आपको याद करना थोड़ा आसान रहेगा। और जो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, साइन 2a 2 साइन ए कॉज ए, इसका टेन की टर्म में भी ध्यान रख लेना है, 2 tan a अपॉन 1 + tan स्क्वायर ए। कॉज वाला फॉर्मूला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है आपसे बहुत ज़्यादा, ये है ना, ये वाले सभी फॉर्मूले कॉज के, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा सा गौर से करो। कॉज स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, ये भी ध्यान रखना है आपको। 2 कॉज स्क्वायर माइनस ए, 1 - 2 साइन स्क्वायर ए। यदि ये पता है तो इससे बाकी दोनों निकल जाएंगे, निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है वैल्यू पुट करके, लेकिन आपको सभी याद रख लेने हैं डायरेक्ट ही एज इट इज़। तो इसके बाद में tan 2a बराबर क्या हो जाएगा, देखो कॉज की टर्म में आप ये याद रख लिया, tan 2a बराबर 2 tan a 1 - tan स्क्वायर ए। तो ये वाला फॉर्मूला भी याद रख लेना, ये वाला भी याद रख लेना, ठीक है। इसको वैसे भी याद रख सकते हो, ये दोनों फॉर्मूले हैं ना, ये तीनों फॉर्मूले, इनको कैसे, ट्रिपलेट से आपने कैसे याद रख लिया, 2 tan a का हो जाएगा, एक 1 - tan स्क्वायर ए का ट्रिपलेट हो जाएगा, और एक 1 + tan स्क्वायर ए। अभी पढ़ के आए हो आप, ठीक है, भूलो नहीं इतनी जल्दी। आपने अभी पढ़ा था ना 2p 1 - p स्क्वायर 1 + p स्क्वायर, तो वही सेम चीज़ चल रही है यहाँ पे। तो ये ऐसे याद रख सकते हो इसको ट्रिपलेट से भी। साइन 3 है 3 sin a - 4 sin क्यूब ए, कॉस 3 है 4 cos क्यूब ए -3 cos ए, tan 3 है 3 tan a - tan क्यूब ए 1 - 3 tan स्क्वायर ए। समझ में आ रहा है। अब ये 2 फॉर्मूले तो आपको रटने ही हैं, याद करने ही हैं, समझने ही हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत यूज़ होते हैं ये दोनों फॉर्मूले। साइन की पावर 4 थीटा 1 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा क्या होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। जब पावर 6 हो जाए तो यहाँ पे 3 आ जाता है, बस ये ध्यान रखना है, 1 - 3 sin स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। 4 आए तो यहाँ पे 2 आ जाता है, 6 आए तो यहाँ पे 3 आ जाता है, बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आप डायरेक्ट याद रख लो तो अच्छी बात है, नहीं रखो तो भी आसानी से निकल जाएगा, इसके लिए परेशान भी नहीं होना है। आपके अभी CGL 2022 टियर 1 एग्जामिनेशन में 2 तारीख की शिफ्ट 4 में, ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछ लिया था आपसे। देखो ये वाला, इसकी वैल्यू आपको दे रखी थी, ठीक है, इसकी वैल्यू 5 दे रखी थी, इसका इस वाले का, और इसकी वैल्यू आपसे पूछ लेती तो क्या होगी, ये दोनों बराबर ही होते हैं, तो आप डायरेक्ट 5 बता दोगे, सॉल्व भी नहीं करना था इसको, ठीक है।
तो बाकी सॉल्व करना चाहो कर सकते हो, बहुत आसानी से भी हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं करना, इसका तो एलसीएम लेना था, यहाँ पे ये सॉल्व हो जाएगा, ये आ जाएगा। बाकी डायरेक्ट भी याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। इसमें भी आपको इसको सॉल्व कैसे करोगे, इसको आप कन्वर्ट कर लो, 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इसको लिख लो आप साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, इसको साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो तो भी सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको ये सब चीज़ें? क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसके बाद में ये वाला देखो, ट्रिग्नोमेट्री में आगे फॉर्मूले, जैसे ये टेन थीटा वाले कॉस थीटा वाले फॉर्मूले तो आपको पता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके साथ साथ कुछ जो चीज़ अलग सी है ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला आपको पता है क्या, 1 + tan² थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा। आपको कि हाँ ये तुम्हें पता है, पता है तो इसमें एक और चीज़ और ऐड कर लो, क्या देखो, इसमें क्या किया हमने, ये sec² थीटा को और tan² थीटा को इधर लेके आया मैं, तो क्या बन जाएगा देखो, ये sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर 1। इसको a + b a - b से ओपन किया तो ये बन गया sec थीटा प्लस tan थीटा और sec थीटा माइनस tan थीटा। तो दोनों का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है, तो ऐसा कह सकता हूँ क्या, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कौन सी, एक प्लस वाली टर्म और एक माइनस वाली टर्म। आपको कि हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यही पे आपका एग्जाम जो है क्वेश्चन बनाता है, और अच्छे क्वेश्चन बनाता है। कैसे, आपसे इसकी वैल्यू दे देता है, इसकी वैल्यू पूछ लेता है, कभी कभी इसकी वैल्यू दे देता है और किसी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन की वैल्यू पूछ लेता है एग्जाम में। देखो ये बहुत बार पूछा गया है आपसे, जैसे ये sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर 2 ये वैल्यू दे रखी है, और साइन थीटा की वैल्यू पूछ ली, तो आपको भी इसको हम कैसे करेंगे, इसको देखो यही तरीका है इसको करने का। ये वैल्यू आपको दे रखी है, आपसे मैं ये पूछूँ कि माइनस वाली टर्म क्या होगी, तो आप सीधा बता सकते हो sec थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2, क्योंकि ये इसका रेसिप्रोकल था। यदि ये 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, 1/2 आ गया। यदि 1/2 होता तो ये कितना हो जाता, 2 हो जाता। तो ये निकाल लिया, इन दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड किया तो 2 sec थीटा बराबर ये आ गई वैल्यू आपके पास। ठीक है, फिर यहाँ से cos थीटा की वैल्यू निकाली, cos थीटा की वैल्यू निकाल ली, तो अब कुछ नहीं है, अब तो एक किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपको पता लग जाए, फिर तो आप एक ट्राइंगल बनाओगे, ट्राइंगल में उन वैल्यूज़ को यहाँ पे लिखोगे, फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू आपसे पूछ ले आप इजीली बता दोगे। तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है। cos थीटा की वैल्यू आपको जैसे ही पता लगी, cos थीटा की वैल्यू ये 4 है, ये 5 है, तो ये आप बता दोगे 3 है, तो फिर आपसे कुछ भी पूछे एग्जाम में क्या दिक्कत है, सब बता देंगे। ऐसे ही आपको ये और ध्यान रखना है, 1 + cot² थीटा बराबर cosec² थीटा, तो इसको इधर लेके गए cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर 1, तो a + b a - b से इसको ओपन किया, तो वही सेम चीज़ यहाँ पे बन गई इसके लिए भी। तो ये भी आपको डायरेक्ट ध्यान रख लेना है, ये डायरेक्ट फॉर्मूले हैं, डायरेक्ट रिवाइज करने। साइन a + b वाला क्या हो जाएगा, और साइन a cos b, cos a साइन b, ऐसे ही माइनस के लिए हो जाएगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b, cos a + b का cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a - b बराबर cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, टेन के लिए भी ये फॉर्मूला याद रख लेना आपको, डायरेक्ट tan a + tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a - b बराबर tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। ये डायरेक्ट रिवीजन करना है। ठीक है, इसके बाद में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये आपके पास इसमें फॉर्मूला, ये ऑल पॉजिटिव ASTC आप जो याद करते हो, ऑल पॉजिटिव साइन थीटा कोसेक थीटा पॉजिटिव, टेन थीटा कॉट थीटा पॉजिटिव, कॉस थीटा सेक थीटा पॉजिटिव, ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा इस वाले में आ रहे हैं। ठीक है, तो सभी पॉजिटिव होंगे, तो यहाँ पे साइन बदलता है कॉस में, कॉस बदलता है साइन में, टेन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टेन में, सेक कोसेक में, कोसेक सेक में, इस तरीके से ये बदलते हैं। ये बात समझ में आ रही है। और माइनस में आपके पास इस फोर्थ में चले जाएंगे, तो केवल सेक थीटा और कॉस थीटा पॉजिटिव रहेंगे, जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हो, बाकी सभी नेगेटिव हो जाएंगे। इसके बाद में आगे बढ़े थोड़ा सा, ये वाला सवाल आप कर लोगे अभी। देखो ये अगर बराबर दे रखे हैं तो अभी हम पढ़ के आए हैं थोड़ी देर पहले कि सेक थीटा कोसेक थीटा तभी बराबर होते हैं जब दोनों का टोटल कितना होता है 90 डिग्री। तो दोनों को 90 डिग्री के इक्वल कर दो। तो आपके पास इन दोनों को ऐड किया मैंने, तो ये 15 से 15 चला जाएगा, और ये 3 अल्फ़ा बराबर 90 डिग्री, तो अल्फ़ा की वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, 30 डिग्री आ जाएगी, तो इसमें वैल्यू पुट कर दो 30 डिग्री की। तो इसमें वैल्यू पुट की कॉज अल्फ़ा क्या हो जाएगा 1/2, 1/2 होगा या √3/2 होगा, बताओ आप बताओ। √3/2 हो जाएगा। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो ये भी √3/2 हो जाएगा। ये आपके पास 1045, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, √3 + 1, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप इजीली निकाल सकते हैं।
ऐसे यहाँ पे कर सकते हो। देखो जहाँ पे दो एंगल का सम 90 हो जाए तो वो 1 हो जाएगा। देखो ये 10 और 35, इसको इसके साथ मर्ज करो, इसको इसके साथ मर्ज करो। टेन थीटा, टेन बदल जाता है कॉट में, किसी को बदल लो, इसको बदल लो, इसमें बदल लो, ये 1 हो जाएगा, ये इसका 1 हो जाएगा, इन दोनों को मिला के ये 1 हो जाएगा। तो सबका मल्टीप्लाई 1 1 1 हो जाएगा, तो 1 आंसर आ जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद में ये वाला देख लो, ए कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा बराबर एक्स दे रखा है। तो आपसे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू पूछ लेता है। समझ पा रहे हो ये सवाल कैसे देता है? आपको सवाल ऐसे दे देता है कि 3 कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा, ठीक है, बराबर 5 दे दिया है ऐसे करके, और इसमें वैल्यू ऐसे चेंज इंटरचेंज कर देता है। यहाँ पे 4 दे देगा, 4 साइन थीटा 4 कॉस थीटा, और ये 3 को इधर भेज देगा 3 साइन थीटा, बीच में साइन को भी चेंज कर देता है, ए बी को इंटरचेंज कर देता है। या समझने की बात क्या है कि देखो यहाँ पे जो ए है वो कॉस के साथ लगा हुआ है, यहाँ इस बार ए है वो साइन के साथ लगा आ जाएगा। तो ए और बी को इंटरचेंज कर देता है, साइन थीटा कॉस थीटा को इंटरचेंज कर देता है, और प्लस बीच में आ जाता है। तो इस तरीके का जो रिलेशन हो तो डायरेक्ट ध्यान रखो कि एक्स बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होता है। इसका डेरिवेशन हम सीख चुके हैं सब पहले, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, दोनों को ऐड करना है, डायरेक्ट निकल भी जाता है। बाकी डायरेक्ट याद रख लो तो भी हो जाएगा। इसके साथ साथ आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ के आए थे पावर 4 वाला, ऐसे ही इसके लिए भी याद रख लो। ये देखो आसान है रखना। आपने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ रखा है क्या? हाँ, ए प्लस बी ए माइनस बी होता है। तो वही चीज़ है, इसको ओपन करो तो ये क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आप कहोगे ये तो हम अभी पढ़ के आए हैं, ये तो 1 होता है, ये 1 होता है, तो इसको 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट याद रख लो, ये आपके पास इसके इक्वल होता है। अभी पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे इसमें लिख दिया है, इंक्लूड कर लिया है। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसमें किसी को भी इंटरचेंज कर सकते हो। अब इसके कॉट की टर्म में बदल सकते हो, कॉट में बदलना है तो इसको बदल लो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो 2 टाइम्स हो जाएगा ये। इसको बदलना है तो इसमें ये बन जाएगा आपके पास। इसके बाद में ये कुछ वैल्यूज हैं जो आपको डायरेक्ट ध्यान रखनी है। थीटा की वैल्यूज, साइन थीटा बराबर अलग अलग डिग्री पे 0 1/2 1/√2 √3/2 1। साथ में आपको देखो साइन थीटा के लिए याद रख लो, बाकी सब के लिए याद हो जाएंगे आपसे। साइन 15 की वैल्यू याद रख लो, √3 - 1 अपन 2√2 √3 + 1 बटे 2√2। इसके बाद में कॉस थीटा के लिए इंटरचेंज कर दो इसको 15 और 75 को। जो 15 की वैल्यू होती है वो कॉस 75 की होती है, ऐसे ही जो कॉस 75 की होती है वो साइन 15 की होती है। तो ऐसे आप याद कर लोगे इनको। साथ साथ आपको टेन थीटा की वैल्यू भी थोड़ा सा याद रख लो, बाकी निकाल तो सकते हो आप। कैसे? इसको इससे डिवाइड करना है, ठीक है, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करके निकाल लोगे। लेकिन आपको डायरेक्ट याद रख लो, आसान सी वैल्यू है, 2 - √3 2 + √3, इतनी याद हो गई। और कॉट थीटा में तो आप इंटरचेंज कर दोगे, उल्टा कर दोगे। इसके बाद में 2 वैल्यूज और याद रखनी है आपको। कौन कौन सी? एक 10 22.5 की भी याद रख लेनी है आपको। 10 22.5 की क्या होती है? √2 - 1, ठीक है, ये भी याद रख लो, ये काम आती है आपके पास। बात समझ में आ गई? तो कौन कौन सी वैल्यू याद रखनी है आपको? एक तो साइन 15 की, साइन 15 की होगी तो कॉस 75 की, साइन 75 की याद हो ही जाएगी, क्योंकि ये माइनस है इसमें प्लस है। ये वाली वैल्यू फिर याद हो ही गई। फिर ये वाली वैल्यू भी याद रख लिया हमने, 2 - √3 बढ़ने पर 2 + √3। इसके साथ साथ 10 22.5 की भी याद रख लिया आपने, √2 - 1। तो ये कुछ स्पेशल सी वैल्यू मैंने क्यों लिखी है, आप सोचो इसको थोड़ा सा। क्योंकि मैंने जो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें यही वैल्यू आपसे पूछी गई है एग्जाम में, ठीक है, ये डायरेक्ट पूछ ली गई है एग्जाम में आपसे। साइन 75 की वैल्यू डायरेक्ट पूछी गई है, ठीक है, और 10 22.5 की वैल्यू आपसे डायरेक्ट पूछी गई है। तो ये आपको डायरेक्ट ही पता होनी चाहिए, क्लियर? तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पे इंक्लूड कर लिया है। इसके बाद में ये वाला देखिए, अभी हमें ये पहले भी देख लिए थोड़ी देर पहले कि a + b बराबर 90 डिग्री हो तो tan को cot में बदल देते हैं, cot tan में बदल जाता है। तो या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि tan a × tan b बराबर 1 हो जाता है, sin a × sec b। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है, देखो a + b बराबर 90 है तो इसको इधर लेके जाओ इसके, तो tan a बराबर क्या हो जाए आपके पास 1/cot b, 1/tan b। 1/tan b क्या होता है आपके पास? आपको cot b होता है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है मामला? tan a बराबर cot b, tan a बराबर cot b। तो इसको cot b को आप बदल सकते हो, किस में? tan में बदल सकते हैं। कितना हो जाएगा ये? 90 - b,
तो वही चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, ए और बी का दोनों का टोटल कितना है, ये 90 माइनस ए आएगा, सॉरी 90 माइनस ए, ठीक है, और 90 माइनस ए, ये क्योंकि ये बी की वैल्यू है तो इसको इतना बदल दिया। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि ये 10 है वो कॉट में बदल जाता है, और ये 90 माइनस ए आप इसको लिख सकते हो। तो इस तरीके से ये चीज़ें यहाँ पे आपके यहाँ पे चलने वाली हैं। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रख लेना है यहाँ पे, ऐसा हो तो 10 A 10 B बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी में भी यही रिलेशन लगा हुआ है। साथ में आपसे एग्जाम में ये पूछा गया है कई बार कि ए प्लस बी की वैल्यू आपको 45 डिग्री दे रखी है, तो 1 + 10A 1 + 10B की वैल्यू आपसे पूछ ली है, तो आप कैसे करोगे, डायरेक्ट याद रख लो या फिर ऐसा करो कि किसी की भी वैल्यू आप 10A, ये 45 दे रखा है ना, तो बी की मान लो 0 मान लिया, ए की मान लो आपने 45 डिग्री मान लिया, तो इसमें रख दो डायरेक्ट। इसमें डायरेक्ट रखोगे तो ये तो 2 बन जाएगा, ये आपके पास 0 बन जाएगा, तो 0 + 1 1 हो जाएगा, तो 2 को 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा। ऐसे भी याद रख सकते हो। बाकी ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रख लो, बहुत अच्छी बात है। 1 + 10A 1 + 10B बराबर 2, साथ में 1 - cot A 1 - cot B बराबर 2। ये 45 डिग्री और 225 डिग्री दोनों पे सेटिस्फाई होता है, तो दोनों ही आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। आपसे अभी तक 45 डिग्री पूछा गया है। ए प्लस बी बराबर 135, तो फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बस यहाँ पे -1 - 10A 1 - 10A बराबर 2, और 1 + cot A 1 + cot A बराबर 2, बस ये थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अब देखिए आपको थोड़ा सा और सवाल में किस तरीके से दिया था, ए sin थीटा प्लस बी cos थीटा बराबर सी दे रखा है। तो यहाँ पे खास बात क्या है कि सी को मैं इधर लेके आया तो A/C sin थीटा बन जाएगा, और B/C cos थीटा बराबर 1 बन जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से बन जाता है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, देखो सवाल इस तरीके से दिया रहता है, 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा बराबर 13। तो क्या करना है, 13 को इधर लेके जाओ, 13 का मैंने भाग दिया तो ये क्या बन जाएगा, 5/13 क्या कॉस थीटा, 12/13 साइन थीटा। तो 5 12 13 है ना, ये ट्रिपलेट में होते हैं, ये ट्रिपलेट में होते हैं, तो आपको तुरंत याद रख लेना है कि यहाँ पे देखो ओवरऑल क्या बन जाएगा, ये अभी इसका मैंने भाग दिया था इसमें 13/13/13, तो ये 1। तो देखो sin² थीटा cos² थीटा बराबर 1 ये होता है ना, तो ये 5/13 ये क्या बन जाएगा आपके पास, cos थीटा की वैल्यू बन जाएगी। 12/13 ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास sin थीटा की वैल्यू बन जाएगी। तो ऐसे आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा काम आ जाता है एग्जाम में, कभी कभी पूछ लिया जाता है इससे क्वेश्चन, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये कंसिडर कर लिया, ठीक है। इसके बाद में ये कुछ और फॉर्मूले हैं, अब इसमें आप ये डायरेक्ट याद रखोगे, 2 sin A cos B बराबर sin A + B प्लस sin A - B, ऐसे ही बाकी के लिए हैं। और साथ में ये वाले अभी रिसेंट आपके CHSL का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए हैं, CGL में पूछे गए हैं, भर के पूछे गए हैं इस कंसेप्ट पे। तो फॉर्मूले sin C + sin D बराबर 2 sin C + D डिवाइड बाई 2 cos C - D/2, ठीक है। साइन में आपके पास कॉज और साइन दोनों आते हैं, कॉज में एक ही सिंगल टर्म आती है, प्लस में है तो कॉज हो जाएगा, माइनस में है तो साइन आएगा, इस तरीके से, ठीक है। और ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यदि D - C लिखते हो तो आगे माइनस नहीं लगाना है, यदि C - D डिवाइड बाई 2 लिखते हो तो आगे माइनस लगा लेना है। इसके साथ साथ ये तीनों फॉर्मूले और ध्यान रखने हैं आपको, ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, आपको थोड़ा सा समझना है इनमें। sin 60 - A sin A sin 60 + A 1/4 sin 3 है, और कॉज में ऐसे ही होता है 1/4 sin cos 3 है। कुछ नहीं करना, याद रखना बहुत आसान है, साइन में साइन आता है, कॉज में कॉज आता है, और ओवरऑल क्या हो जाएगा 1/4 sin 3 है 1/4 cos 3 है। आप कहोगे 10 में भी होता है क्या, बिल्कुल होता है, लेकिन 10 में ये ध्यान रखना कि यहाँ पे 1/4 नहीं आता, तो 10 3 ही आता है। आप कहोगे ऐसा क्यों हुआ, देखो इसको सिंपल डिवाइड करो आप, तो इसको डिवाइड किया तो इधर तो क्या बन जाएगा, देखो ये 10 बन गया, ये भी 10 बन गया, ये भी 10 बन गया, तो ये तो इधर बन गया। इधर ऐसे डिवाइड करोगे तो ये भी आपके पास 10 3 ये बन गया, लेकिन 1/4 से 1/4 कट गया था, तो इसलिए 1/4 नहीं आता। कभी कभी गलती में 1/4 भी लिख देते हो, लेकिन वो गलत होगा, तो 1/4 नहीं आएगा, केवल 10 3A ही आएगा। बात समझ में आ रही है। इसके बाद में हाइट एंड डिस्टेंस का ये वाला कंसेप्ट समझिए, दो ट्राइंगल आपको ध्यान रखने हैं इसमें, कौन सा, ये 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री वाला। तो इसमें साइडों का जो रेशो होता है वो आपके पास क्या होता है 1/√3/2। 90 डिग्री के सामने की भुजा होती है 2 यूनिट, 30 डिग्री के सामने की भुजा होती है 1 यूनिट, और 60 डिग्री के सामने की भुजा होती है √3 यूनिट। ऐसे 45 45 90, इसमें साइडों का रेशो होता है 1/1/√2।
तो ये आपके पास साइडों का रेशियो यहाँ पे रहने वाला है। इसके साथ साथ ट्राइंगल में आप चीज़ें इस तरीके से भी देख सकते हो, आपको ऐसे दे देता है कि ये कोई पोल है, ठीक है, यहाँ पे कोई नाव है, ठीक है, वो ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक जाती है, इतनी डिस्टेंस कवर की, एंगल इतने से बदल कर इतना हो गया। अगर ऐसा दे दे सवाल में कि ये थीटा और ये थीटा 2 ये दो एंगल हैं, या फिर ऐसे बोल दे कि दोनों एंगल का टोटल अगर 90 डिग्री हो रहा हो, ध्यान रखना यदि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा हो तो ध्यान रखना ए और बी आपको गिवन हो तो एच आप सीधा निकाल सकते हो। कैसे? अंडर रूट में क्या हो जाएगा ए बी, ठीक है, जिनको पूरक कोण बोलते हैं, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, यदि दे रखे हों तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होंगे, जिनका सम 90 डिग्री होगा, तो एच आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। तो आपके पास एच क्या हो जाएगा, ए बी। जैसे आपके पास ए की वैल्यू आपके पास 9 दे रखी है, बी की वैल्यू आपके पास 4 दे रखी है, तो एच की वैल्यू मैं आपसे पूछूं तो क्या हो जाएगी, अंडर रूट में 36 और आंसर क्या आ जाएगा 6। तो एच की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, जो भी है आपके पास वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये सब निकाल सकते हो, इम्पोर्टेंट है ये। बाकी यहाँ पे कॉस थीटा के टर्म में निकाल सकते हो। बाकी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का यूज़ करके बेसिक आप अप्रोच से भी सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये आपके पास डिस्टेंस डी दे रखी है, तो एच से आप चलोगे तो ये वाली कंप्लीट वैल्यू क्या हो जाएगी, एच कॉट थीटा 1, और ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, एच कॉट थीटा 2, दोनों का डिफरेंस करके ये डिस्टेंस डी आप निकाल लोगे। इसी तरीके से दोनों साइड अगर पॉइंट है तो यहाँ पे ये निकाल लोगे। बाकी बेसिक कंस्ट्रक्शन से भी आप इसको सॉल्व कर लेते हो। जैसे कि हम क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ तो मैं आपको यही बेसिक कंस्ट्रक्शन से सॉल्व करके बता देता हूँ, तो वहाँ पे आपको वो भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, ठीक है, अच्छे से। इसके साथ साथ जैसे कोई ये आपके पास दीवार है, इस दीवार पर ये कोई सीढ़ी लगी हुई है, इसको यदि मैं नीचे वाले सिरे को इधर खींचता हूँ, ठीक है, ऐसे मैंने खींचा तो इधर आ गया, तो ऊपर से भी नीचे खिसकेगा, तो कितना खिसकेगा वो उसको ध्यान रखना है कि नीचे कितना खिसका, ए और ए बाई बी का जो रेशियो है वो रहता है आपके पास 10 थीटा 1 प्लस थीटा 2 डिवाइड बाई 2। यदि ये दोनों एंगल का टोटल ये 90 डिग्री हो तो फिर हमेशा ध्यान रखना ए बराबर बी होता है, ठीक है, ए बराबर जितना ये ऊपर खिसेगा उतना ही नीचे खिसेगा यदि ये 90 डिग्री होता है तो, ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ें तो देखिए ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के रिगार्डिंग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है। साइन थीटा कॉस थीटा की मिनिमम वैल्यू क्या होती है, -1, और मैक्सिमम हो जाती है 1। ये इस बीच में वेरी करते हैं। स्क्वायर कर दिया तो मिनिमम 0 हो जाएगी, अभी मैक्सिमम 1 रहेगी। टेन थीटा कोट थीटा की -1 और माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट होती है, स्क्वायर करने पर ये 0 हो जाएगा, ये इन्फिनिटी रहेगा पॉजिटिव में। ऐसे ही सेक थीटा की होती है यहाँ पर, और सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की भी इस तरीके से होती है यहाँ पर, ठीक है। ये आपके पास पॉजिटिव में रहेगी 1 से इन्फिनिटी के बीच में। आपसे ये वाली वैल्यू पूछी जाती है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू, ठीक है। जैसे आपको पास 3 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा ये वाली वैल्यू आपको गिवन हो सवाल में, इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले आपसे तो क्या होगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमेशा ध्यान रखना कि अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये रहती है, और मिनिमम क्या हो जाएगी, -a अंडर रूट में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो मिनिमम वैल्यू में पूछूँ तो आपसे क्या हो जाएगी, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, तो नेगेटिव में लेना है, तो मिनिमम वैल्यू तो जाएगी -5, और मैक्सिमम वैल्यू पूछूँ तो आपके पास क्या हो जाएगी +5। तो ये इसके बीच में वेरी करता है, ठीक है। तो यहाँ से दोनों वैल्यू याद रख लोगे आप। इसके बाद में ए साइन स्क्वायर थीटा बी कॉस स्क्वायर थीटा दे रखा हो, तो इसमें यदि ए बी से बड़ा है तो आप क्या निकाल लोगे, मैक्सिमम ए बी। कैसे? देखो जो छोटा है ना उसके बराबर उसको तोड़ लो। जैसे मैंने इसको ओपन कर लिया, 4 साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा में, तो वो 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के साथ मर्ज हो गया, तो इसने 3 बना दिया, तो ये 3 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी मिनिमम तो 0 हो जाएगी, तो 0 हो जाएगी तो 3 तो आना ही आना है। मैक्सिमम इसकी 1 होती है तो ये मैक्सिमम 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये सोच सकते हो इसको, ठीक है। इसके बाद में देखिए टेन थीटा की टर्म में टेन ए प्लस बी प्लस सी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रख लो, थोड़ा सा काम आता है ये। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए टेन बी टेन सी डिवाइड में 1 माइनस टेन ए टेन बी टेन सी टेन ए। यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर पाई, मतलब कि ऐसा भी बोल दे आपसे किसी ट्राइंगल के एंगल है, ट्राइंगल के एंगल है तो आप सीधा भी बता सकते हो कि सभी का एंगल का टोटल है वो 180 डिग्री होगा, तो ऐसे भी बोल सकता है। तो वहाँ पे आप क्या हो जाएगा,
तो 10a प्लस 10b प्लस 10c बराबर 10a 10b 10c ये होता है। तो ये थोड़ा सा रिलेशन है, आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। यदि ये एंगल 90 डिग्री हो तीनों का टोटल, तो कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी बराबर कॉट ए कॉट बी कॉट सी। कैसे ध्यान रखोगे? देखो 180 डिग्री पर 10 में रिलेशन होता है, सभी को ऐड करना है, वो मल्टीप्लाई के बराबर हो जाता है। पाई/2 पे 90 डिग्री पे कॉट में हो जाता है रिलेशन। कैसे? सभी को ऐड करना है और मल्टीप्लाई के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ध्यान रख लो इसको। डोज 40 हो गई है कवर आपकी, PDF तो मिल ही जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल पे। इसके बाद में नेक्स्ट अलजेब्रा का डिस्कस करते हैं। ये तो पता ही है आपको कितना इंपॉर्टेंट है। इसमें तीनों फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं। एक्स क्यू वाई क्यू जेड क्यू माइनस 3x y z। पहला क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस अंडर मल्टीप्लाई में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई जेड जेड एक्स, ठीक है। दूसरा आपके पास ये वाला फॉर्मूला भी याद रखना है। इसमें ऐसा क्यों लिखा है इसको? देखो इसमें अननोन टर्म जो है वो आपके पास एक ये रहा, दो ये रहा, तीन ये रहा, तीन टर्म है सॉल्व करने के लिए, लेकिन इसमें केवल दो ही टर्म है, एक और ये तो यही है और दूसरा ये, तो दो टर्म ही आपको चाहिए सॉल्व करने के लिए। इसलिए दोनों फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए। एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। और ऐसे ही आपके पास जब संख्याएं बहुत बड़ी बड़ी दे रखी हो और उनका डिफरेंस निकालना आसान हो लेकिन डायरेक्ट स्क्वायर निकालना थोड़ा मुश्किल हो, जैसे कि संख्या दे रखी हो मान लो आपके पास 99, ठीक है, 97 और 95, आसपास की संख्या दे रखी हो, डिफरेंस निकालना आसान हो लेकिन उनका डायरेक्ट स्क्वायर या क्यूब निकालना मुश्किल हो, तो वहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। ये मैंने कई बार डिस्कस किया, आज क्लास हुई थी सॉल्यूशन की जो चल रही प्रीवियस की, उसमें डिस्कस किया है। इससे पहले बहुत बार ये क्वेश्चन कंसेप्ट मैंने डिस्कस किया, तो आपको ये याद भी हो गया, रट भी गया ये वाला कंसेप्ट। तो 1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब ये आए कहाँ से? इसी फॉर्मूले से बने हैं ये, ठीक है। इसके बाद में देखिए इस फॉर्मूले में दो स्पेशल काम की चीज़ें हैं। इसमें ये जीरो कब हो सकता है? देखो यदि a बराबर b बराबर c हो जाए तो ये वाली पर्टिकुलर टर्म है ना, यदि a बराबर b बराबर c हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो ये ओवरऑल ये जीरो हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या ध्यान रखना है आपको? a क्यू बी क्यू सी क्यू 3abc का इक्वल हो जाएगा। दूसरा, या तो ये जीरो हो जाए या फिर ये वाला जीरो हो जाए। तो यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर भी जीरो हो जाए तो भी आपको ध्यान रख लेना है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc होता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। दो केस में ये जीरो के इक्वल हो सकता है, जीरो होते ही आपके पास ये रिलेशन बन जाता है। ये आपसे एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। 43 देखिए डोज नंबर। इसमें क्या ध्यान रखना है कि जब पावर 4 है ना, ये पावर 4 दो चीज़ का मल्टीप्लाई है, किसका? स्क्वायर का और आपके पास स्क्वायर की दो टर्म का, एक तो पॉजिटिव वाली एक नेगेटिव वाली। मतलब कहने का मतलब क्या? देखो ये एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई की पावर 4 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इन दो का मल्टीप्लाई होता है ये। अभी क्वेश्चन पूछा गया था रिसेंट में, तो ये कैसे निकालोगे? आपको ये वाली वैल्यू दे रखी है, ये वाली वैल्यू दे रखी है, तो ये निकाल लोगे? हाँ निकाल लेंगे। इसमें इसका डिवाइड कर देंगे। तो जैसे ये 21 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, तो ये बता दोगे कितना होगा? बिल्कुल बता देंगे, 3 होगा। ये इसका इसमें डिवाइड किया ना, तो ये 3 आंसर आ जाएगा। तो ऐसे ये दो, ये एक फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान रख लेना है, ठीक है। इसके बाद में कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आसान से हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस में हो जाएगा इतना। इसके बाद में क्या किया? इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, तो ये क्या हो जाता है? 2 टाइम्स a स्क्वायर बी स्क्वायर। यदि माइनस किया मैंने इन दोनों को तो 4ab के इक्वल हो जाता है। तो ये काम आता है कहाँ पर? यहाँ पर देखो, इसमें इसका एलसीएम लिया आपने पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, और जब ऐड करोगे तो ऊपर ये टर्म आएगी पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर। तो अभी हम पढ़ के आए, यदि एडिशन में है तो ये वाला बन जाता है, तो 2 टाइम्स पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। यदि डिफरेंस में हो जाए तो ये वाला बन जाता है आपके पास। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है 4 टाइम्स पी क्यू अपन पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। आपको ये तुम डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते हो, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो सॉल्व करके, लेकिन यदि फॉर्मूले कुछ याद होते हैं तो चीज़ें आसान हो जाती हैं। एग्ज़ाम में थोड़ा सा चीज़ों को देखना, और देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे चीज़ें क्या है, कभी कभी बिना सॉल्व किए भी सीधे आंसर निकाली जा सकती हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपसे डायरेक्ट भी पूछ लिया जाए
तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, इसके बाद में आगे देखिए, ये तो आपको पता ही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको आगे कन्वर्ट करके ही लिखा है, कुछ नहीं किया बस। ठीक है, अभी जो पढ़ के आया उसी को ही, ए आपने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था ना कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसी को लिखा है। ठीक है, ये वाला देखिए, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बी प्लस सी का होल स्क्वायर सी प्लस ए का होल स्क्वायर, इसको ओपन किया तो ये 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए बी बी से सी ए बन जाता है। ये माइनस में हो तो यहाँ पे क्या आता है, केवल माइनस आ जाता है। अभी हम पढ़ के भी आए थे ये वाला फॉर्मूला आपको, कि हाँ कहाँ पढ़ के आए थे, देखो याद करो। अभी अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये वाला। ठीक है, ये वाली चीज़ थी, इसको यहीं पे तो कन्वर्ट किया था हमने ये वाला। ठीक है, तो ये ऐसे ही आया है ये वाला। इसके बाद में थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ये चीज़ तो समझ में आई गई आपको। आगे यदि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर ए बी बी सी सी ए दे रखा हो तो ये तभी पॉसिबल है जब ए बराबर बी बराबर सी हो, और यदि ये इसके इक्वल दे रखा है तो ये तभी पॉसिबल है तो ए बी सी तीनों इक्वल हो और तीनों जीरो के इक्वल हो, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। इसके साथ साथ क्यूब में कुछ फॉर्मूले याद रखने, ये काम के हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ए प्लस बी का क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ऐसे ही क्यूब में होता है ये माइनस में, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ए माइनस बी। अब इसमें ये दो फॉर्मूले हैं ना, ये थोड़े काम के हैं। इसमें देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको थोड़ा सा गौर से देखो, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई वे में किया है मैंने, कि इसको कैसे भी लिख सकते हो और दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो आप, इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, कैसे कि ए प्लस बी, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। आपको कि ये कैसे आया, याद करो। इसमें मैंने क्या किया, 2ab ऐड किया है, 2ab माइनस किया है। जो 2ab माइनस किया वो तो इसके साथ मर्ज हो जाएगा तो 3ab बन गया। जो 2ab ऐड किया था वो इसके साथ मर्ज हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना देगा। आपको ये ऐसा लिखने की क्या ज़रूरत है, ऐसा लिखने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि देखो ये भी ए प्लस बी की टर्म है, ये भी ए प्लस बी की टर्म है, ये भी ए प्लस बी की टर्म है, तो ये सेम सेम होने से हमें एक वैल्यू चाहिए सॉल्व करने के लिए, तो इसलिए यहाँ पे यही वैल्यू रख के मैं सॉल्व कर लूँगा। तो इसलिए इसको कन्वर्ट ऐसे भी कर सकते हो, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं दोनों। ऐसे ही ये आपके पास नेगेटिव के लिए हो जाएगा यहाँ पे। यदि आपको क्यूब निकालना हो तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए प्लस बी बी प्लस सी और सी प्लस सी, ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला अभी उसी कंसेप्ट पर आधारित है कि ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला, तीनों का टोटल करके देखो इनको, यदि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी, तो तीनों का टोटल 0 के इक्वल आ रहा है, तो 3 टाइम्स इसके हो जाएगा, 3 टाइम्स एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड और ये जेड माइनस एक्स इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक है, बटे में वही चीज़ लिखी हुई है अभी आपकी कि 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इससे कट जाएगा, लेकिन एक और टर्म आ जाएगी, देखो ये एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई बन जाएगा, वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स बन जाएगा, तो माइनस वाली टर्म तो कट जाएगी लेकिन प्लस वाली टर्म बच जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा आपका। आगे बढ़े इसके बाद में, इसके बाद में ये वाला देखिए, n प्लस 1/n बराबर p, ये उसी तरीके से है जैसे कि x प्लस 1/x बराबर आपको कुछ भी वैल्यू दे रखी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x एस स्क्वायर की वैल्यू पूछ ले आपसे, तो कैसे निकालते हो, जैसे कि x प्लस 1/x की वैल्यू दे रखी है आपको 3, तो ये वाली वैल्यू निकालनी है, तो उसी के रिगार्डिंग ये फॉर्मूले हैं। तो ध्यान रखना हमेशा, यदि ये p की वैल्यू दे रखी है और ये n माइनस 1/n, इसको q मानूँ मैं, जो नेगेटिव वाली है उसको नेगेटिव में q मान लिया मैंने, इसको p मान लिया, तो ध्यान रखना कि पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 4 होता है। आपको कि इसकी ज़रूरत क्या है इस वाले फॉर्मूले की, तो इसकी ज़रूरत इसलिए है, कभी कभी क्या होता है कि सवाल में आपको x प्लस 1/x की वैल्यू दे देता है और x माइनस 1/x की वैल्यू पूछ लेता है, तो इससे प्लस वाली से नेगेटिव में आपको ट्रांसफ़र होना है, तो कैसे जाओगे, बेसिक से तो कर लोगे लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले भी पता होनी चाहिए, तो फिर क्या करोगे, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रख लो कि ये पॉजिटिव वाली टर्म का स्क्वायर माइनस नेगेटिव वाली टर्म का स्क्वायर बराबर 4 होता है, तो आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाओगे। कैसे, ये है बेसिकली x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x का होल स्क्वायर
बराबर 4। तो ये वाली वैल्यू गिवन है तो इस पर चले जाओगे, ये निकाल लोगे, ये गिवन है तो इस पर चले जाओगे, ये निकाल लोगे। ठीक है, तो इसलिए ये ज़रूरी है वाला फॉर्मूला। दूसरी बात, यदि ये p दे रखा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना हो, n स्क्वायर प्लस 1/n² निकालना हो तो क्या हो जाएगा, p² माइनस 2। क्यूब में क्या हो जाएगा, p³ माइनस 3p। और नेगेटिव में क्या होता है कि ये ऐड हो जाता है q² प्लस 2, और ये क्या हो जाएगा q² प्लस 3q। यदि अभी याद करो x² माइनस 1/x² निकालना हो, अब ये कैसे आता है, ये कैसे आता है बताओ, ये डायरेक्ट तो आता नहीं है कभी भी, कैसे आता है ये इसको याद रखो, ये x प्लस 1/x और x माइनस 1/x है ये, तो इन दो को मल्टीप्लाई करने पर ही आता है, a प्लस बी a माइनस बी को मल्टीप्लाई करने पर। तो ये भी चाहिए आपको, ये भी चाहिए, तो ये दे रखा है तो ये निकाल लोगे, अभी फॉर्मूला पढ़ लिया, ये दे रखा है तो ये निकाल लोगे, अभी पढ़ लिया फॉर्मूला, दोनों को फिर मल्टीप्लाई कर देना है तो फिर आप ये आ जाएगा आपके पास। तो ये भी पूछ लेता है आपसे सवाल में, तो सवाल को गंभीरता से देखना है कि पूछा क्या है, जो पूछा है वो आपको निकाल लेना है। बात समझ में आई। इसके बाद में कुछ स्पेशल है, जैसे कि n प्लस 1/n बराबर 2 दे रखा हो, तो हमेशा ध्यान रखो जब 2 दे रखा हो तो सवाल आसान हो जाता है। तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों को 1 1 के इक्वल ही मान लो, ये भी 1 होगा ये 1 होगा, तभी ये 2 आएगा आपके पास। यदि आप कहोगे 2 नहीं दे रखा हो, -2 दे रखा हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो ये -1 हो जाएगा, ये भी -1 हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि n की वैल्यू फिर क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी। तो ऐसे कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोनों केस में। ये +1 यदि दे रखा हो, ये 2 तो हो गया, लेकिन इसकी वैल्यू यदि +1 दे रखी हो तो हमेशा ध्यान रखना है n³ बराबर -1 हो जाएगा। यदि ये -1 दे रखा है तो n³ बराबर +1 हो जाएगा। और यदि n प्लस 1/n बराबर प्लस में या माइनस में √3 दे रखा है तो दोनों के लिए सेम फॉर्मूला रहेगा, n³ प्लस 1/n³ बराबर 0 या फिर n की पावर 6 बराबर -1। ऐसे ही यदि पावर 5 तक आपको पहुंचना हो, पावर 7 तक पहुंचना हो, तो फॉर्मूला क्या रहेंगे, आपको देखो 5 तक पहुंचना है, आपने तो स्क्वायर की वैल्यू निकालना सीख लिया है, क्यूब की वैल्यू निकालना सीख लिया है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 5 पावर बन रही है कि नहीं बन रही, आप कहोगे हाँ बन रही है, लेकिन साथ में कुछ टर्म एक्स्ट्रा और बन जाएगी, वो टर्म को माइनस कर देना, तो वही माइनस किया है हमने। जैसे कि देखो प्लस में है ये टर्म, तो इसको बनाना है तो x² प्लस 1/x², x³ प्लस 1/x³ वो मल्टीप्लाई किया, एक टर्म एक्स्ट्रा बन गया क्या, x प्लस 1/x, तो इसको माइनस भी करना पड़ेगा, तो इसलिए माइनस कर दिया। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले भी याद रख लो या बेसिक से भी बना लो, दोनों तरीके से याद कर लो। माइनस है तो ये देखो ये प्लस में है, ये माइनस में आके मल्टीप्लाई किया, ये टर्म एक्स्ट्रा बन रही है तो इसलिए ये माइनस कर दिया। पावर 7 है तो पावर 4 आ जाएगा, पावर 3 आ जाएगा, तो ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको 2 प्रोग्रेशन है, अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक, दोनों ध्यान रखने हैं। फॉर्मूला इनके काम आते हैं, जैसे कि कोई n पद आपको निकालना है तो Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और उस सीरीज का सम निकालना हो तो 2 फॉर्मूले हैं इसमें, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर n/2 a प्लस l क्या लास्ट टर्म है आपका। ऐसे ही इसमें कोई n पद आपको निकालना है तो t n बराबर a r की पावर n माइनस 1। आर क्या है इधर, आर आपके पास सार्व अनुपात है, इधर डी क्या है, सार्व अंतर है। ठीक है, अब इसके बाद में अर्थमेटिक मीन की बात करूं तो a प्लस बी डिवाइड बाई 2 हो जाएगा अर्थमेटिक मीन, और 3 वैल्यूज दे रखी हैं तो a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3, 4 वैल्यू दे रखी है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। ऐसे ही आपके पास ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात करूँ, 2 वैल्यू दे रखी है तो √ab, 3 वैल्यू दे रखी है तो √ab c। ठीक है, इस तरीके से चलेंगे। 4 वैल्यू दे रखी है तो a b c d, ठीक है, और इसकी पावर 1/4, इस तरीके से चलेंगी चीज़ें। तो आगे भी एक भी चीज़ ध्यान रखना, एक और चीज़ कि अर्थमेटिक मीन होता है वो हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा होता है या फिर इक्वल होता है। इक्वल कब होगा, जब सीरीज सेम हो, सीरीज सेम मतलब 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 6 इस तरीके सीरीज चल रही है तो अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन सेम। अगर सीरीज के सभी टर्म अलग अलग हैं तो फिर हमेशा अर्थमेटिक मीन बड़ा रहेगा ज्योमेट्रिक मीन से। इसके बाद में ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट आपको पता होने चाहिए, वो थोड़ा सा जानकारी है, इसको भी समझ लो। जैसे कि ax² प्लस bx प्लस सी ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके मूल अल्फ़ा प्लस बीटा होंगे। ये श्रीधराचार्य फॉर्मूले से आप बता सकते हो कि अल्फ़ा और बीटा क्या हो जाएंगे, -b प्लस -b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, एक प्लस लोगे तो एक रूट आ जाएगा, माइनस लोगे तो दूसरा रूट आ जाएगा। ठीक है,
इन दोनों रूटों का टोटल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, दोनों का मल्टीप्लाई अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए आ जाएगा। अब कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि रूट इसके रियल होंगे, इमेजनरी होंगे या फिर बराबर होंगे, तो क्या होता है बी स्क्वायर माइनस फोर सी ग्रेटर देन हो जीरो के तो वास्तविक यानी रियल होंगे, दोनों रूट अलग अलग होंगे। यदि इसके बराबर ही आ जाए तो रियल तो होंगे लेकिन दोनों बराबर होंगे, अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। और यदि ये छोटा हो जाए इससे जीरो से तो ये इमेजनरी रूट आएंगे। तो नेगेटिव में, इमेजनरी का मतलब अंडर रूट में कोई नेगेटिव वैल्यू आ रही है, अंडर रूट में जैसे -5 आ गया, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा 5 आयोटा आ जाएगा, ठीक है, तो ये इमेजनरी होता है। अब आपके पास दो रूट पता चल गए अल्फा और बीटा, तो इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ ले तो डायरेक्ट इसमें रख दो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो इसमें आपका डायरेक्ट वो इक्वेशन आ जाएगी। इसके बाद में मेंस्ट्रुएशन पे चलते हैं थोड़ा। एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल में एरिया कैसे निकाल सकते हो अलग अलग तरीके से। एक कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल है तो उसकी साइड दे रखी है आपको, तो उसका पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, सेमी पेरीमीटर हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, एरिया हो जाएगा आपके पास एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। और एरिया यदि आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, इसका ये हाइट हो जाएगी, ये बेस है तो कैसे निकालोगे 1/2 बेस इंटू हाइट। साथ में आपके पास कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल है जिसमें, ठीक है, कोई भी नॉर्मल ट्राइंगल है जिसमें मान लो ये ए है, जैसे कि इसी में बता देता हूँ आपको मैं, ये ए है, ये आपके पास बी है और ये आपके पास सी है। तो इस वाले के लिए बात करूँ, जैसे कि बी और सी, ये और ये, इसमें एंगल इनके बीच में क्या बन रहा है ए। तो अगर आपको ये बी दे रखा है, ये सी दे रखा है और एंगल इसके बीच का दे रखा है, मान लो कोई भी 30 डिग्री दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, कुछ भी, तो ये डायरेक्ट इसमें रख सकते हो 1/2 इंटू बी सी इंटू साइन ए, ठीक है। एक चीज़ खास बात याद करने की, आपको समझ में आ रही है थोड़ी सी, यदि ये राइट एंगल ट्राइंगल हो जाता है, साइन थीटा की वैल्यू 90 हो जाती है, सिर्फ 90 रखोगे तो फिर अपने आप वही फॉर्मूला बन जाता है कि बी सी डिवाइड बाई 2, तो वही चीज़ तो था ये फॉर्मूला, ठीक है। जो भी एंगल दो साइड दे रखी है उन साइडों के बीच का एंगल देखना कौन सा बन रहा है, उसको साइन थीटा के साथ लिखना और 1/2 आ जाएगा, तो ऐसे निकाल लोगे आप। इसके बाद में देखिए सर्किल से रिलेटेड फॉर्मूले, देखो एक एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं। अभी अपने ट्राइंगल देख लिया, अब सर्किल देख लो। सर्किल का पाई आर स्क्वायर हो जाता है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर हो जाता है और पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाता है। यदि आपके पास सेमी सर्किल हो तो इसका सरकमफ्रेंस क्या हो जाएगा, तो पाई आर तो ये हो जाएगा 2 पाई आर कंप्लीट था, पाई आर हाफ हो जाएगा, साथ में ये 2 आर इसको भी तो ऐड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपके पास क्वाड्रेंट, इसका फोर्थ पार्ट, सर्किल का फोर्थ पार्ट, ठीक है, तो इस वाले का निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। सेक्टर के बारे में बात करूँ, देखो सेक्टर ही जब आपके पास क्या बन जाता है, क्वाड्रेंट बन जाता है जब आपके पास ये 90 डिग्री हो जाए, ठीक है। लेकिन अगर नॉर्मल सेक्टर दे रखा हो तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, और इसमें ये जो चाप बन रहा है यहाँ पे आर्क बन रहा है, इसकी लेंथ निकालनी हो तो ये 2 पाई आर एक पूरी सरकमफ्रेंस होती है, उसका थीटा बाई 360 व भाग ले लेना है, तो ये आपके पास आर्क की लेंथ आ जाएगी। और यदि आपके पास लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है, रेडियस दे रखी है, तो एरिया निकाल सकते हो इस सेक्टर का LR/2। और इसका ये माइनर सेगमेंट जो बनेगा यहाँ पे, इस तरीके से मैंने बनाया है, यहाँ पे ये ड्रॉ किया ये वाला, इसका एरिया यदि आपसे पूछ ले तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर थीटा बटे 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो ये माइनर सेगमेंट को। इसके बाद में समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो साइड इक्वल हो, तो इसको तो आप दो तरीके से भी कर सकते हो, ये फॉर्मूला याद रखना चाहो रख लो, नहीं तो फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, आपको ये वाली बी दे रखी है, ये आपके पास कंप्लीट ए दे रखी है, तो आप इसमें यहाँ से कोई परपेंडिकुलर डालोगे तो ये इसको जस्ट बराबर में कर देगा डिवाइड। तो इसमें क्या रूल लगा दो, कौन सा रूल लगा दो, पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, थ्योरम लगा दो, इससे ये हाइट निकाल लो। हाइट जैसे ही निकलेगा, हाइट पता चल गया, बेस पता है आपको, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई वाला फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। बाकी ये फॉर्मूला याद रखना चाहो ये भी रख सकते हो, ठीक है, कैसे भी कर सकते हो। और इसके बाद इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये तो हम पढ़ चुके हैं। हाइट इसका √3/2 और एरिया हो जाएगा √3/4 ए स्क्वायर, ये अभी हमने पढ़ लिया था, डोज नंबर सेकंड था आई थिंक। H बराबर P1 प्लस P2 प्लस P3, ये केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में ही होता है। P यदि कोई पॉइंट अंदर है इसमें तो वहाँ से परपेंडिकुलर की लेंथ, ये भी अभी हमने पढ़ लिया था, ठीक है।
कि ये कोई डायगोनल है और डायगोनल पे 2 परपेंडिकुलर डाले गए हैं, तो 1/2 P1 + P2। यदि इनके एंगल के बीच में कोई डायगोनल के बीच में एंगल थीटा दे रखा हो तो एरिया निकालना हो 1/2 D1 × D2 sin थीटा, ऐसे भी निकाल सकते हो। समलंब यानी ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालोगे, दोनों साइड हैं पैरेलल साइड, उनका टोटल मतलब 1/2 A + B, दोनों पैरेलल साइडों का योग, दोनों पैरेलल साइडों का टोटल इनटू h, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, हाइट, इसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। तो यहाँ से ये इसका एरिया आ जाएगा। समझ में आ रहा है। पैरेललोग्राम यानी समांतर चतुर्भुज, तो जैसे ये A है आपके पास और इस पर परपेंडिकुलर डाला गया है तो इसको H1 बोल दिया जैसे मैंने, तो AH1 ये इसका एरिया हो जाएगा। या फिर ये साइड है, इस पर परपेंडिकुलर डाल लिया तो ये BH2 हो जाएगा जैसे, तो ये दोनों एरिया हो जाएंगे इसके, AH1 = BH2, ये एरिया हो जाएगा इसका, ठीक है। तो ऐसे भी निकाल सकते हो। या फिर ये 2 साइड दे रखी हैं और इनके बीच में एक एंगल दे रखा हो थीटा, तो ऐसे भी निकाल सकते हो, AB sin थीटा, तो ऐसे भी निकाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। रोम्बस, रोम्बस के बारे में आपने देख लिया था पहले ही कि D1² + D2² = 4A² होता है। एरिया कैसे निकालते हो, ½ × D1 × D2, या फिर एरिया दे रखा हो, साइड दे रखी है, उससे परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी है तो A × H भी कर सकते हो, दोनों तरीके से निकाल सकते हो। रेक्टेंगल ये एक स्पेशल केस है जिसमें आमने सामने वाली भुजाएं बराबर होती हैं, तो डायगोनल आप कैसे निकालोगे, L² B², और एरिया पेरीमीटर 2 × L + B, और एरिया हो जाएगा L × B। स्क्वायर आपको पता ही है, सभी साइड इक्वल हो जाएंगी, 90 डिग्री एंगल, डायगोनल √2A और पेरीमीटर 4A, एरिया हो जाएगा A²। या फिर इसको डायगोनल के टर्म में भी निकाल सकते हो। डायगोनल बेसिकली होगा क्या, इसका डायगोनल हो जाएगा √2A, ठीक है, √2A हो जाएगा। तो डायगोनल से भी एरिया निकाल सकते हो इसका, ठीक है। डायगोनल से एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा, D² / 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाएगा, ये अंदर बन रहा है जिसकी साइड ABCD दे रखी है, इसका एरिया निकालना हो तो S क्या है, इसका कंप्लीट पेरीमीटर डिवाइड बाई 2, A + B + C डिवाइड बाई 2, S - A S - B S - C और S - D, ऐसे निकालोगे। समषटभुज आपके पास दे रखा हो 6 जिसकी साइड दे रखी है, तो ये देखो ये 6 से मिलके बना हुआ है, 6 से मिलके बना है। एक का आप निकाल लो, एक का निकाल लो, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो वहाँ से एरिया निकल जाएगा। एक का हम निकाल लेंगे, इसकी आगे साइड गिवन है तो वहाँ से निकल जाएगा, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट का एरिया आ जाएगा, तो ऐसे निकालेंगे इसका। माइनर सेगमेंट अभी हमने देख लिया था, πr² θ/ 360 - r² sin θ/2। मेजर के बारे में बात करूँ तो कुछ नहीं करना, एक तो ये प्लस हो जाएगा, दूसरी चीज़ ये थीटा को आपको, अभी आप थीटा ये वाला ले रहे थे, अभी थीटा ये वाला लेना है, तो क्या हो जाएगा 360 - थीटा, बस ये बदल जाएगा इसमें, साथ में ये वाला टर्म है, ये जो है r² sin θ/2 ये ऐड हो जाएगी। इसके बाद में प्रिज्म, प्रिज्म है क्या, बेसिकली प्रिज्म कुछ नहीं है, जिसका टॉप सरफेस और जो बेस है, जिसका ऊपरी सिरा और निचला सिरा दोनों बराबर सेम शेप के होते हैं, सेम आकृति के होते हैं, तो वो आपका प्रिज्म कहलाता है। आप कहोगे फिर तो सिलेंडर भी एक प्रिज्म ही है, हाँ बिल्कुल सिलेंडर भी एक प्रिज्म ही है, क्योंकि इसका टॉप भी एक सर्किल है, बॉटम भी एक सर्किल है। आप कहोगे इसका तो फिर इसके बाद में क्यूबॉइड भी आपका प्रिज्म ही है, हाँ बिल्कुल क्यूबॉइड आपका प्रिज्म है, ठीक है। तो ये सब प्रिज्म ही है, इनका पर स्पेशल नाम रख दिया है इनका, जैसे कि सिलेंडर का इसका सिलेंडर नाम रख दिया, इसका आपके पास क्यूबॉइड रख दिया, क्यूब रख दिया, ठीक है। तो प्रिज्म का सिंपल सा मतलब यही होता है, कोई भी आकृति जिसका बेस और टॉप सेम रहता है तो वो प्रिज्म हो जाता है। एरिया कैसे निकालते हैं इसका, देखिए पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर 2 तरीके के एरिया होते हैं, एक तो इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना हो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ बेस, बेस का पेरीमीटर सबका ऐड करना है और इनटू हाइट, हाइट से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये इसका चारों तरफ का एरिया आ जाता है। इसके साथ साथ कंप्लीट निकालना रहे तो फिर क्या करना है, ये तो आएगा ही आएगा, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट प्लस 2 टाइम्स एरिया ऑफ बेस। ये 2 टाइम्स क्यों किया, क्योंकि एरिया बेस का और हाइट टॉप का दोनों का सेम है, तो एक का एरिया निकाल लो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो और ऐड कर दो, तो इसलिए यहाँ पे किया है। आयतन निकालना हो वॉल्यूम, तो क्या करना है, एरिया ऑफ बेस निकाल लो और मल्टीप्लाई एच कर दो। ये देखो आप उस पर सेटिस्फाई करके देख लो सिलेंडर पे, जैसे कि इसका बेस का एरिया होता है πr² और h से मल्टीप्लाई करते हैं, πr² h आ जाता है, तो यही चीज़ तो आ रही है इसमें वॉल्यूम, ठीक है, इसका भी वॉल्यूम यहीं से निकला है। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड में क्या हो जाएगा, ये डायरेक्ट आपको ध्यान रख लेना, ये सभी फॉर्मूले, लेटरल सरफेस एरिया हो जाएगा इसका
टू टाइम्स एल प्लस बी इंटू एच, और टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा टू टाइम्स एल बी बी एच एच एल, वॉल्यूम एल प्लस बी एल इंटू बी इंटू एच। डायगोनल आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में बहुत बार, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर होता है इसका, एल बी एच की वैल्यू आपको गिवन होती है, डायगोनल आप सीधा निकाल लोगे। ऐसे भी दे देता है एग्जाम में कि एक कोई कमरा है जिसमें सबसे लंबी छड़ कितनी लंबाई की रखी जा सकती है, ठीक है, उस कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई निकालिए, तो उस छड़ को हम इसके डायगोनल के अक्रॉस ही रखेंगे, तो कितना हो जाएगा उसका लेंथ, हाँ, अंडर रूट में एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे निकाला जाता है उसको, ये पूछा गया है सवाल आपसे एग्जाम में। क्यूब का कैसे निकालोगे, क्यूब का क्या हो जाएगा, डायगोनल √3 है, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे एल बराबर बी बराबर एच बराबर ए, क्योंकि सभी साइड इक्वल है। लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर हो जाएगा, टोटल 6a स्क्वायर का वॉल्यूम ए क्यूब हो जाएगा इसका, ठीक है। सिलेंडर का भी हमने देख लिया, 2πr/h हो जाता है, 2πr/h + r हो जाएगा, वॉल्यूम πr² हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए कोन, कोन को कैसे निकालेंगे हम, इसमें ध्यान क्या रखना है, तीन चीज़ें होती हैं, एक आर होता है, एक एच होता है, एक एल होता है। एल आपका स्लैंट हाइट होता है। रिलेशन क्या होता है कि एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, कर्ड सर्फेस एरिया हो जाएगा πr/l, और टोटल सरफेस एरिया πr/l πr स्क्वायर, तो ये बॉटम भी ऐड हो जाएगा। टॉप इसका एक पॉइंट होता है तो उसको ऐड नहीं किया है इसमें। वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h/3। हमेशा ध्यान रखना जब भी आपके पास शेप कुछ इस तरीके से हो जिसका टॉप और बॉटम सेम ना हो, हमेशा उसमें ध्यान रखना कि ये याद रखने का ट्रिक कर लो आप, तो उसमें 1/3 टर्म ऐड हो जा रही है, ठीक है। 1/3 वॉल्यूम में 1/3 आ जाएगा, जैसे कि कोन हो जाएगा आपके पास, ठीक है, पिरामिड हो जाएगा, उसके सभी वॉल्यूम में आपको 1/3 टर्म देखने को मिलेगी। कोन हो गया, पिरामिड हो गया आपके पास, और फ्रस्टम हो गया, सभी में वॉल्यूम में 1/3 टर्म ऐड होती है, तो कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है आपको, तो उससे भी आपको अवॉइड होना है, ठीक है। तो याद हो जाएगा अब इजीली आपको ये। इसके बाद में ये वाला कंसेप्ट थोड़ा सा समझ लो, काम आता है ये वाला। जैसे कि ये कोई आपके पास कोन है, इसको काटा गया बराबर हाइट से, ठीक है, बराबर यहाँ पे 3 पार्ट में काट दिया, तो इनका एरिया किस रेशियो में होगा, देखो ये आपके पास मान लो टोटल हाइट थी, इसको 1 1 1 3 यूनिट था मान लो टोटल, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 3 यूनिट था, इसको 1 2, ये भी 1, ये 2 और ये 3, ये तीनों बराबर बराबर हैं, इसमें काट दिया। तो पहली इसको देखो, इसको देखा मैंने, इस कोण को, तो ये 1 यूनिट आ गया, इसका मैंने देखा तो ये 2 यूनिट आ गया यहाँ से यहाँ तक, इसका मैंने देखा तो 3 यूनिट आ गया। तो अब वॉल्यूम के टर्म में बात करूँगा तो क्यूब करना पड़ेगा, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो ये इतना आ गया। अब देखिए ऊपर वाले का मैं अगर क्यूब वॉल्यूम निकालता हूँ तो 1 यूनिट आ जाएगा, लेकिन दूसरे वाले का निकालूंगा तो यहीं तक ही है ये, तो ऊपर वाला हटा दूंगा इसमें से, तो ऊपर वाला हटाऊंगा तो ये 7 ही बचेगा। ऐसे ही इसका मैं तीसरे का निकालना है तो ऊपर के ये दोनों हटा दूंगा, तो मतलब इन दोनों को हटा दूंगा तो कितना हटाऊंगा इसमें से, या फिर ऐसे भी कह सकता हूँ कि इस कंप्लीट को हटा दूंगा तो 8 हटा दूंगा इसमें से, ठीक है। तो 19 हटा दो, 19 में 27 में से ये 8 हटाओगे तो 19 बच जाएगा, तो ऐसे भी निकाल सकते हो ये। तो ये 1:7:19 का आपके पास वॉल्यूम होता है ये, इन तीनों का, ये पूछा गया है एग्जाम्स में आपके, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। इसके बाद में अभी मैं फर्स्ट में बता रहा था आपको, वॉल्यूम याद रखना आसान है, थोड़ा सा काम का भी है, और ये भूल जाते हो आप, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझो कैसे याद रखना है। πh/3, ठीक है, 1/3 तो आएगा ही, मैंने अभी बताया था, तो πh/3 इतना हो गया, मल्टीप्लाई में r² प्लस r² प्लस r/r, ये जो r/r है ना, ये वाली टर्म थोड़ी सी ध्यान रखनी, क्योंकि ये भूल जाते हो, ये कन्फ्यूजन में हो जाता है। तो क्या हो जाएगा πh/3 इंटू r² कैपिटल का और स्मॉल का r² प्लस कैपिटल इंटू स्मॉल r, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये वॉल्यूम हो जाएगा इसका। कर्व सरफेस एरिया πr + r × l, टोटल सरफेस एरिया πr × r + l, इसमें ये वाली टर्म ऐड हो जाएगी। देखो अभी कोन था आपके पास, कोन में टॉप केवल एक पॉइंट था तो उसका ऐड नहीं किया था, केवल बॉटम का ऐड किया था πr², लेकिन इसमें ऊपर एक और सर्किल है, नीचे भी एक सर्किल है, दोनों का ऐड किया πr² r², स्मॉल वाला भी और बड़े वाला भी, ठीक है, इसलिए ये दोनों ऐड किया है। स्पेयर कंप्लीट 4πr² हो जाएगा, 4/3 πr² हो जाएगा इसका वॉल्यूम, और इधर इसका कर्व सरफेस एरिया 2πr²। इसमें क्या है कि कभी कभी आपसे ये ऐसे टर्म बोल देता है कि हेमी स्फीयर तो है लेकिन साथ साथ उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है।
टोटल जब बोल दे तो आपको 3πr² लगाना है फॉर्मूला, ठीक है, 3πr²। अगर टोटल ऐसे बोल दे कि कर्व सरफेस एरिया तो केवल 2πr², तो ये थोड़ा सा फर्क है, 2πr², 3πr²। इसके साथ साथ वॉल्यूम 2/3πr³ हो जाएगा। कभी कभी ये भी दे देता है कि कोई स्पेयर है उसको काटा गया है, एक कट लगाया गया है उसमें, तो कितना एरिया उसका बढ़ जाता है। एक कट लगाने पर हमेशा ध्यान रखना कि 2πr² का एरिया है वो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है, एक कट लगाने पर, पहले कट लगाने पर। तो देखो ऊपर भी 3πr² बन गया था और नीचे भी 3πr² बन गया था, तो 6πr² बन गया। तो एक कट लगाने पर आपके पास 2πr² का एरिया है वो बढ़ गया। दो कट लगाने पर दो दूनी चार, 4πr² का बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, ये पूछ जाता है एग्जाम में कभी कभी, तो ऐसे भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये आप कर लोगे ये वाला क्वेश्चन, इसका आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो इसका आंसर। देखो आपको दे रखा है कि शीशे के घन से एक क्यूब है उसको पिघलाया गया है और उससे स्फेयर बनाया गया है। तो स्फेयर की आपको क्या दे रखी है, स्फेयर का नहीं दिया है आपको, आपको दे रखा है एक क्यूब है, क्यूब की आपको 77, मतलब कोई क्यूब है, ये बड़ा वाला क्यूब था कोई, इसको इसकी साइड दे रखी है 77, इसको पिघलाया गया है, इससे इस छोटे छोटे गोलियां बनाई गई हैं, कितने 7 सेंटीमीटर इसका डायमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगा 7/2, 7/2 रेडियस के छोटे छोटे स्फेयर बनाए गए हैं। तो कितने बनेंगे, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, वॉल्यूम इक्वल करना है, ए क्यूब बराबर 4/3πr³ के इक्वल कर देना है। मान लो n गोलियां बनेंगी तो n की वैल्यू ही निकालनी है, तो सिंपल n की वैल्यू निकाल लोगे आप, वॉल्यूम को वॉल्यूम के इक्वल कर देना है। पिरामिड में मैंने अभी बताया था कि वॉल्यूम में हमेशा 1/3 टर्म आएगी, देखो 1/3 टर्म है। अब इसमें ध्यान ये रखना है कि इसको थोड़ा सा विजुलाइजेशन थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसमें 3D में होती हैं चीज़ें। तो पिरामिड का क्या है कि पॉइंट रहेगा एक ऊपर, उससे आपने जैसे कि मान लो ये पिरामिड का बेस क्या है उस पर डिपेंड करता है, मेन इंपॉर्टेंट। अगर तो बेस इसका ट्राइंगल है नीचे, ठीक है, ट्राइंगल है तो इस तरीके का पिरामिड बन जाएगा। अगर आपका बेस आपके पास नीचे कोई क्यूब भी आपका एक स्क्वायर भी हो सकता है बेस, ठीक है, बेस अगर स्क्वायर है तो फिर उस हिसाब से चीज़ें चलेंगी अलग तरीके से। बेस कुछ भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे, अब इसमें टर्मिनोलॉजी समझिए क्या क्या है। इसके ये यहाँ से बिल्कुल मिड में ये जो खींची गई ये लाइन, ये इसकी हाइट होती है, पिरामिड की हाइट बोलते हैं इसको। अब इसमें ये कंप्लीट है ना, ये इसकी देखो ये बिल्कुल सामने है आपके, ये हो जाएगा आपके पास, ये वाली है ना, ये आपके पास स्लांट एज होती है इसकी, स्लांट एज, स्लांट एज पर ही यहाँ पे ये जो बनाई गई है ये इसको स्लांट हाइट बोलते हैं। इसको मैंने अगर ओपन कर दूँ इसको, जैसे मैंने इसको खोल दिया, इसको खोला है तो मैंने ये बनता है मेरे पास, ठीक है, इसको यदि मैं खोलता हूँ तो ये बनता है, ये आपके पास ट्राइंगल है, इसको मैंने ओपन किया तो ये स्लांट एज हो गया, ये इसकी स्लांट हाइट हो गई, ठीक है, और ये आपके पास अंदर बन गया, इसकी साइड है ये ए हो जाएगी। इसके अंदर एक सर्किल बनता है उसको इन रेडियस बोलता हूँ, और उसकी जो रेडियस है वो इन रेडियस हो जाएगी, ठीक है, ऐसे निकाला जाता है ये। अब इसमें रिलेशन क्या क्या होता है वो आपको ध्यान रखना है, जैसे कि इसमें मैं बात करता हूँ, जो स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट जो है आपके पास कौन सी है, आपको ओके स्लांट हाइट ये वाली है, स्लांट हाइट ये वाली है, और इसका और यहाँ पे एक रिलेशन बनेगा, ठीक है, ये वाला रिलेशन, ये वाला और एक हाइट में, और ये स्लांट हाइट का स्क्वायर, हमेशा स्लांट हाइट है वो आपका एक हाइपोटेन्यूज की तरह काम करेगी, मतलब ऐसे, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, ये स्लांट हाइट हो जाएगी, ये आपके पास हाइट हो जाएगी, ये आपके पास रेडियस हो जाएगी। रेडियस कौन सी है, इन रेडियस इसकी। तो ये आपके अपने आप में ट्रिपलेट में होंगी, या फिर ऐसे बोल दो ये राइट एंगल ट्राइंगल की साइड होंगी। तो ये हमेशा ध्यान रखना, स्लांट हाइट का स्क्वायर बराबर h² + r²। तो ये इसमें आपको कोई एक दो दे रखी होती है, तीसरी आपको निकालनी पड़ेगी सॉल्व करने के लिए। कभी कभी स्लांट एज दे देता है, तो स्लांट एज क्या हो जाएगा आपके पास, कैसे निकालोगे स्लांट एज को, स्लांट एज को ऐसे निकालोगे, देखो आपके पास ये वाली वैल्यू है, ये वाली वैल्यू, ठीक है, तो आपने स्लांट हाइट निकाल ली है, स्लांट हाइट निकाल ली, तो ये यहाँ पर ये कंप्लीट ए था, ये a/2 हो जाएगा। तो ये भी एक ट्रिपलेट ट्राइंगल बन गया, इसमें स्लांट एज ये है, स्लांट हाइट ये है, और आपके पास ये a/2 हो जाएगा। तो इसमें लगा दिया दोबारा, तो यहाँ से ये निकाल लिया। तो इस तरीके से है आपके पास ये ज्योमेट्री क्लियर है, तो आप कुछ भी करके निकाल लोगे। इसमें बातें समझ में आ गई कौन सी क्या चीज़ है ये पिरामिड में। साथ में लेटरल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू स्लांट हाइट। टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया प्लस एरिया ऑफ बेस, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। ये हाइट कौन सी है, ये हाइट वही वाली है, इसकी पिरामिड की हाइट है ये, ठीक है।
इसके बाद में आगे बढ़े थोड़ा सा, ये देखिए ये सवाल क्या है, देखिए इसमें आपसे ऐसे देता है कि ये कोई ए पॉइंट है, ये कोई बी पॉइंट है। ए पॉइंट से कोई ट्रेन चलती है, कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कुछ भी चलता है, और ये इधर से बी से भी चलता है। दोनों बीच में मिलते हैं कहीं इस पे पॉइंट पे, बीच में मिड में, ये मीटिंग पॉइंट है इनका। यहाँ पे मिलने के बाद में ये T1 टाइम लगाता है यहाँ पे पहुँचने में, और ये T2 टाइम लगाता है यहाँ पे पहुँचने में। ये T1 और T2 टाइम है ना, ये मिलने के बाद का टाइम है, ठीक है। कौन सा टाइम है ये? मिलने के बाद का टाइम है। तो आपको इनकी स्पीड का रिलेशन पूछता है सवाल में। तो आप जब देखोगे प्रीवियस ईयर के सवाल, और अभी CGL में पूछा गया है, CGL की 2 तारीख की 4 सितंबर पूछा गया है, बहुत सारे कई बार पूछा गया है इसमें, इस रिलेशन पे। तो ध्यान रखना है इसमें जो स्पीड का जो रेशियो होता है S1/S2 बराबर होता है वो अंडर रूट में T2/T1 होता है। टाइम का उल्टा कर देना है और अंडर रूट भी लेना है, ठीक है। मतलब इसकी स्पीड, S1 की स्पीड क्या होगी, T2 का टाइम पहले लेना है, ठीक है। S1/S2 T2/T1 अंडर रूट में, ध्यान रख लोगे, आसान है। ये ही इंपॉर्टेंट है, यही आपसे पूछता है एग्जाम में। साथ में अगर टाइम भी पूछ ले कभी कभार कि मीटिंग का टाइम क्या है, कि मिलने का टाइम कब, कितने बार टाइम वो मिलते हैं यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लेंगे। तो ये कैसे निकालते हो कि T बराबर अंडर रूट T1 इंटू T2, ऐसे निकालते हो। यदि ये डिस्टेंस पूछ ले आपसे तो कैसे निकालोगे? S1 T1, देखो ये S1 स्पीड से चल रहा है, T1 टाइम है, और प्लस S2 T2, ये S2 स्पीड से चल रहा है, T2 टाइम है। तो इसको निकाल के ये कंप्लीट डिस्टेंस आपने निकाल ली। तो ये तीनों फॉर्मूला याद रखने, खासतौर पर ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। 66 देखिए डोज नंबर। इसमें क्या है कि 4 संख्याएं हैं जो समानुपात में, यदि प्रत्येक में x जोड़ा जाए या x घटाया जाए, कुछ भी कर सकता है, तो ये संख्या समानुपात में हो जाएंगी। तो आपसे ये वैल्यू पूछ लेता है। ओवरऑल x की वैल्यू पता होनी चाहिए, कैसे निकालोगे? बेसिक अप्रोच तो आपको पता ही है, कैसे निकालते हो इनका रेशियो, 10 + x/16 + x करके निकाल सकते हो, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके x निकालो। लेकिन थोड़ा अलग देखते हैं इसको। 10/16 लिखा है, इसको 22/32 लिखा। अब देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस बताओ मुझे, कितना हो जाएगा? आप कहोगे 12। इन दोनों का बताओ, ये क्या हो जाएगा? 16, ठीक है। इसको काटा पीटी करो तो 3:4 में बन रहा है, 3/4 बन गया। इधर डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस क्या आ रहा है? 1। आप कहोगे यहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे देखो इनका इनका 6 आ रहा है। ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो ये 6 है तो इसको भी 6 बना लो। 6 बनाएंगे तो इसको 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6 × 18 हो जाएगा, ये 6 × 4 = 24 हो जाएगा। अब डिफरेंस देखो 6 आ रहा है, बिल्कुल सही बन गया। तो बस हो गया काम। 10 से ये 18 बन गया तो 8 बढ़ गया, ये 16 से 24 बन गया, ये भी 8 बढ़ गया। तो वो x था ना, जो x जोड़ा था, तो वो कितना है बेसिकली? वो आपके पास 8 है। तो 8 जैसे ही x निकला बस आगे काम हो जाएगा, वो x ही निकालना इंपॉर्टेंट होता है। समझ में आया कैसे किया? दोबारा देख लो। रेशियो लिखा एक बार, ये देखा कितना बढ़ रहा है, ये 12 बढ़ रहा है, ये देखा कितना बढ़ रहा है, ये इतना बढ़ रहा है। दोनों का डिफरेंस देखा 1 आ रहा है, इधर डिफरेंस देखा 6 आ रहा है, बराबर किया डिफरेंस, ये इसको भी 6 बनाया, इसको भी 6 बनाया, तो ये इतना बन गया, ठीक है। फिर ये देखा कितना बढ़ रहा है, यहाँ पे ये 8 बढ़ रहा है, या इसको देख लो ये 8 बढ़ रहा है, तो 8 आंसर आ जाएगा। आप कहोगे हमने तो ऐसे नहीं करना, हमको तो दूसरे तरीके से करना है, कैसे करना है? आप कहोगे देखो हमने इसका डिफरेंस देखना था कि ये इसका डिफरेंस कितना आ रहा है। मान लो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 12, 22 और 32 का 10 आ रहा है। हमें तो इसको 10 बनाना था, इसका डिफरेंस। तो ऐसे भी कर सकते हो, इसको 10 बना सकते हो, इसको 10 या 30 कर लो, इसको आप 40 कर लो, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो। तो ये देख लो 32 से 40 कितना हो रहा है, ये 8 हो रहा है। ये 22 से 30 कितना हो रहा है, ये 8 हो रहा है, तब भी 8 ही आएगा आंसर। कैसे भी कर सकते हो, उसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये वाला देख लो। कोई आदमी है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है और एक निश्चित दूरी को y किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ जाता है। मतलब कोई डिस्टेंस पर्टिकुलर है, इसमें x से जाता है और y से वापस आ जाता है, ठीक है। x से जाता है, y से वापस आता है। टोटल टाइम आपके पास t दे दिया, मान लो आने जाने का दोनों का मिला के टाइम दे दिया। तो ये डिस्टेंस आपसे पूछ ले तो कैसे करोगे? ध्यान रखना, जब टाइम का अगर टोटल दे दे तो स्पीडों का भी टोटल लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे ध्यान रखो। तो हमेशा ध्यान रखना xy/x+y × t। ये ऐसे सवाल दिया रहता है जैसे एक कोई छात्र है, कोई स्टूडेंट है, घर से स्कूल जाता है इतने की स्पीड से और वापस आता है इतने की स्पीड से, टोटल टाइम इतना लगता है। तो डिस्टेंस तो सेम है, तो घर से स्कूल की डिस्टेंस पूछ लेते हैं आपसे। तो कैसे करोगे? दोनों का मल्टीप्लाई डिवाइड बाई दोनों का टोटल इंटू टाइम का टोटल। अगर आपसे सवाल थोड़ा सा घुमा दे, कैसे कि आपसे ये दे दे कि इस बार
टाइम कि पहले का टाइम बाद के टाइम से इतना ज़्यादा लगता, अधिक लगता है, टाइम का डिफरेंस दे दे, कहने का मतलब है टी दे दे, टी दे दे, टाइम का डिफरेंस दे दे, ठीक है, टी डी मतलब टाइम का डिफरेंस टी डी दे दे, तो फिर क्या हो जाएगा, तो स्पीड का डिफरेंस ले लेंगे, कुछ नहीं। तो वही चीज़ दे रखी है, देखो एक आदमी x किलोमीटर प्रति घंटे जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आता है, t टाइम अधिक लेता है, तो दूरी पता करनी है आपको। तो क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई बराबर टाइम का डिफरेंस। बात समझ में आई, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वही चीज़ यहाँ पे दोबारा लिखी हुई है कि ये डी डिस्टेंस है, एक्स से जाता है वाई से जाता है, टी डी क्या है, टाइम का डिफरेंस, टी टी क्या है, टोटल टाइम। तो निकाला कैसे है, इसका डेरिवेशन क्या हुआ है, सिंपल कुछ नहीं, डी वाई एक्स डी वाई वाई बराबर टी डी, तो वो निकाल के ये वाला फॉर्मूला आ गया आपके पास डिफरेंस वाला, एक्स वाई अपन वाई माइनस एक्स टी डी और एक्स वाई अपन एक्स प्लस वाई टी टी। ठीक है, याद रख लो डायरेक्ट फार्मूला। ये हम जब क्वेश्चन करते हैं ना तो मैं बताता हूँ, डायरेक्ट बता देता हूँ आपको, बाकी वहाँ पे भी मैं आपको बताता हूँ एक्सप्लेन करके, और कई बार मैं ये भी कह देता हूँ कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो वही चीज़ मैं यहीं से बता रहा होता हूँ कि ये वाला फॉर्मूला देखो हमने रिवीजन सीट में पढ़ा था, तो वो यही सब चीज़ें हैं। ठीक है, इसके बाद में देखिए 68 डोज नंबर, इसमें क्या मामला है, देखो ए और बी की तुलना में ए किसी काम को पूरा करने में 1 घंटे अधिक लेता है, ए और बी की तुलना में बी किसी काम को पूरा करने में 20 घंटे अधिक लेता है, तो एक साथ काम करते हुए कितने दिन में काम करेंगे। देखो ये मामला ऐसे है, समझो, जैसे मान लो ये ए है, ये ए है, ये आपके पास बी है और ये ए प्लस बी है। देखो ए है किसी काम को मान लो 4 दिन में करता है, बी किसी काम को मान लो जैसे ये ए है, ये बी है और ये ए प्लस बी है। देखो अगर ये दोनों मिलके काम करेंगे तो किसी काम को कम में करेंगे कि नहीं करेंगे, मान लो टी टाइम में करेंगे। अगर ये ए अकेला करता तो इसको किसी काम को अधिक में करता, मान लो 4 घंटे अधिक में करता है इसको, ये बी अगर काम को करता तो मान लो 9 घंटे अधिक में करता, इस तरीके का मामला है। क्योंकि ये अधिक में ही करेगा, अकेला बंदा करेगा काम किसी को तो ज़्यादा टाइम लगाएगा या नहीं लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। तो ऐसे सवाल दे रखा हो कि ए प्लस बी जितने टाइम में काम को करते हैं, जैसे टी टाइम में, उससे ए है वो 4 घंटे अधिक लेता है तो टी प्लस 4, बी उससे 9 घंटे अधिक लेता है तो टी प्लस 9। तो जो ए प्लस बी है उस काम को कितने में करेंगे, मतलब टी की वैल्यू पूछ रहे तो क्या करना है, ये अधिक अधिक है ना, ये अधिक अधिक, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 4 × 9 का अंडर रूट ले लो 36, ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा 6। तो इस तरीके से 6 आंसर आता है, तो अंडर रूट ए बी ऐसे निकालते हैं इसको। ठीक है, बात समझ में आ गई, अभी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसके बाद में ये वाला देखो, डोज नंबर 69, SP1 बराबर SP2 आपको दे रखा है, 2 सेलिंग प्राइस बराबर दे रखी हैं, और एक पे प्रॉफिट हो एक पे लॉस हो। देखो चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, कुछ भी हो, कोई परेशान नहीं होना है, फॉर्मूला एक ही याद रख लो आप। क्या केस बस ये ध्यान रखना कि SP1 बराबर SP2, सेलिंग प्राइस दोनों का बराबर होना चाहिए, ये फॉर्मूला लगा दो आप, 100x प्लस 100y प्लस 2xy अपॉन 200 प्लस x प्लस वाई। आप कहोगे यहाँ पे x और y क्या है, यदि लॉस हो, यदि प्रॉफिट हो रहा है तो सबको पॉजिटिव पॉजिटिव ले लो, यदि लॉस हो रहा है तो क्या करना है, तो माइनस ले लो, सिंपल। जैसे x का मान लो 10% का लॉस हो तो कुछ नहीं करना, आपको क्या लेना है, 100 × -10 ऐसे ले लेना है, साइन के साथ लेना है, लॉस हो रहा है तो माइनस में लेना, प्रॉफिट हो रहा है तो पॉजिटिव में लेना, बस ऐसे फ़र्क है, बाकी फॉर्मूला ये रहने वाला है। आप कहोगे तो हमने एक और फॉर्मूला पहले पढ़ा था कि जब सेम प्रॉफिट होता है सेम लॉस होता है तो उसका ओवरऑल रिजल्टेंट आता है वो -x²/100 आता है। तो वो जो फॉर्मूला है ना वो यहीं से ही बन के आया है आपका, इसमें जब पुट करोगे वैल्यू तो वही आ जाएगा फॉर्मूला। जैसे कि 20% का प्रॉफिट हो रहा है 20% का लॉस हो रहा है, तो नेट आपसे पूछ ले तो नेट आपका -4% आएगा, इसमें रखोगे तो भी आंसर आएगा, या फिर डायरेक्ट सॉल्व कर लो, याद रख लो -x²/100 का होता है कब, जब सेम प्रॉफिट सेम लॉस हो, तो हमेशा लॉस होता है, रिजल्टेंट नेगेटिव में x²/100। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर किया 400/100, तो क्या आ जाएगा -4%। ठीक है, समझ में आ रहा है ये सभी कंसेप्ट, क्या क्या मामला चल रहा है। कोई डाउट रहे ना छोटा मोटा तो आप वो क्लास ज़रूर देख लेना, तो वहाँ पे आपका वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी फिर भी कोई डाउट रहता है तो टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर आप संपर्क करना, वहाँ पे सभी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, 70 देखो, इसके बाद में इसमें क्या है कि देखो बेसिक फॉर्मूले तो आपको प्रॉफिट लॉस के पता है, इसमें एक फार्मूला में जो हर बार जिक्र करता हूँ कि ये फार्मूला आपने पढ़ा है, ये हमने डिस्कस किया है, तो वो यही फार्मूला है कि CP से MP का जो रेशियो होता है वो ये होता है 100 - D अपॉन 100 ± P या L। और ये देखो परसेंटेज में लेना है सब, इसमें CP की वैल्यू देता है, MP की देता है, कभी डिस्काउंट की वैल्यू दे देता है तो प्रॉफिट की वैल्यू पूछ लेता है, लॉस हो रहा था लॉस की वैल्यू पूछ लेता है, ये वाली वैल्यू दे देता है,
कभी ये पूछ लेता है, कभी ये दोनों दे देता है तो इनका रेशियो पूछ लेता है। तो इस तरीके से इसमें से चलता रहता है मामला सवाल, और यहीं के इसी फॉर्मूले के इर्द गिर्द सवाल है वो घूमता रहता है। आप एसएससी के जितने भी सवाल उठा के देखोगे प्रीवियस ईयर के, इस फॉर्मूले पे ज़्यादातर क्वेश्चन इसी पे ही पूछे गए हैं। तो ये फॉर्मूला आपको अच्छे से आना चाहिए, ये आ गया और ये आसान सा फॉर्मूला है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये आया कहाँ से, ये भी देख सकते हो आप। ये एसपी का फॉर्मूला आप ऐसे लिखते हो, सीपी का फॉर्मूला एसपी का ऐसे लिखते हो लॉस का। और बाकी डिस्काउंट की टर्म में अगर लिखना हो तो एसपी का फॉर्मूला कैसे लिखते हो आप, फॉर्मूला लिखते हो एमपी इंटू 1 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, ठीक है, डिवाइड बाई 100। तो ऐसे लिखते हो, यहीं से फॉर्मूला आया ये, इन दोनों को कंपेयर करके एसपी का और सीपी का। तो डायरेक्ट हो गया, यही फॉर्मूला है, यही फॉर्मूला ये है। मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन समझिए इनको। देखो दो वैल्यूज़ दे रखी है, उनको मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो हमेशा ध्यान रखना ए बी होता है अंडर रूट में, तो वही चीज़ निकाल ली, 2 का मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट में ए बी ले लिया। थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालोगे, मान लो कोई दो संख्या दे रखी हैं ए बी, तो इनका थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन ए, तो वही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, मान लो 3 संख्या दे रखी है ए बी सी, तो फोर्थ प्रोपोर्शन हो जाएगा बी सी अपॉन ए। ठीक है, इन पे क्वेश्चन तो आपके सीधे ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थोड़ा सा कंसेप्ट है, इसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लो। जैसे कि दो लाइन है थीटा जिनके एंगल बन रहा है, M1 M2 जिनके स्लोप हैं, तो थीटा इनके निकालना हो, एंगल कितना होगा उनके बीच का, तो ये कैसे निकालोगे, M1 माइनस M2 अपॉन 1 प्लस M1 M2। दूसरा लाइनों की कंडीशन क्या है, 3 तरीके की हो सकते हैं सॉल्यूशन आपके। यदि A1 लाइन की इक्वेशन ये दे रखे हैं दो, यदि A1 अपन A2, B1 अपन B2, C1 अपन C2 हो, तो जो है आपके पास लाइन है वो ओवरलैपिंग होंगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन होगी तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएंगे। दूसरे केस में क्या होता है, लाइन पैरेलल होती है, तो पैरेलल है जब तक कट नहीं करती एक दूसरे को तो कोई सॉल्यूशन नहीं होता। पैरेलल केस में ये हो जाएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा इसमें। इस वाले केस में A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 चेक करना रहता है। यदि ऐसा है तो उसका सॉल्यूशन होगा, मतलब इस तरीके की लाइन है तो उनका एक सॉल्यूशन होता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट निकल के आएगा तो वहाँ से सॉल्यूशन निकाल लेंगे। ठीक है, एवरेज में बात करूँ तो एवरेज का सिंपल सी डेफिनेशन तो आपको पता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, जितनी भी वैल्यूज़ दे रखी हैं सबका टोटल डिवाइड बाई कितनी वैल्यूज़ हैं इससे डिवाइड कर देंगे। और ये सवाल पूछे जाते हैं डायरेक्ट आपके एग्जाम में कि यदि आपके पास नंबर प्रथम नेचुरल नंबर है तो उनका टोटल होता है n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2। एवरेज निकालना है तो इसको n से डिवाइड करोगे तो यहीं से आ जाएगा एवरेज। ठीक है, ये n से n कट जाएगा तो n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, ये तो आप निकाल लोगे आपको अगर टोटल पता है तो। इसका सम आपको निकालना है इवन नंबर का, सम संख्याओं का, तो n इंटू एन प्लस 1, ऑड नंबर का n स्क्वायर, और ये आपके पास स्क्वायर का तो n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। क्यूब का निकालना हो तो ये भी याद रख लो n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड बाई 2, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये भी ध्यान रख लेना है आपको। एवरेज आपको यदि संख्या AP में दे रखी हो ना, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है अभी हम देख के आए थोड़ी देर पहले, जिनके बीच में सार बनतर समान हो तो उनका एवरेज निकालना हो तो बहुत आसान होता है, A प्लस L डिवाइड बाई 2, मतलब पहली टर्म लेनी है लास्ट टर्म लेनी है डिवाइड बाई 2 करना। जैसे कि 500 से 1000 तक में 3 से विभाजित संख्याओं का आपको देखना है, तो आपके पास संख्या कैसे बन जाएंगी, 501 504, ठीक है, 507 ऐसे बनेंगी संख्याएं, डॉट 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 लास्ट तक जाओगे 999 तक। अब ये AP ही तो है, 3 की बढ़ोतरी हो रही है, तो इसमें एवरेज निकालना है तो पहली टर्म को उठाओ लास्ट टर्म को उठाओ डिवाइड बाई 2 कर दो, डिवाइड बाई 2 कर दिया तो एवरेज आ गया 750। तो ऐसे हम डायरेक्ट एवरेज निकाल लेंगे इस वाले केस में। इसके बाद में नंबर सिस्टम का थोड़ा सा कंसेप्ट देखिए, HCF है वो LCM का एक कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, एक फैक्टर होता है। जैसे कि ये दो संख्या है 8 और 14 है, इनको मैंने ओपन करके लिखा 2 की पावर 3, इसको लिख दिया 2 की पावर 7, तो HCF क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन आ रहा है, सिंपल सी बात है, डेफिनेशन है। LCM क्या हो जाएगा, देखो LCM मैंने इसका 56 निकाला तो 56 में कहीं ना कहीं 2 भी छुपा हुआ है, तो HCF भी कहीं ना कहीं LCM का एक कुछ फैक्टर होता है। ये बात तो समझ में आ गई आपको। अब जैसे ये 8 और 14 था, इसको मैं इसमें से जो HCF यदि मैं कॉमन ले लेता हूँ तो फिर उसके बाद में जो संख्याएं बचती है वो कोप्राइम होती है, उनको एक फैक्टर बोलता हूँ, वो A और B है। ठीक है,
वो ए और बी है ना, ऐसे फैक्टर हैं जिनमें से आगे फर्दर कुछ कॉमन नहीं आने वाला, तो को प्राइम नंबर होंगे। को प्राइम नंबर मतलब अलग अलग प्राइम होना उनका, अलग अलग कोई ज़रूरी नहीं है वो प्राइम हो, लेकिन दोनों को एक साथ में लूँगा तो उनमें से फर्दर कुछ कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, तो जैसे 4 और 7, 4 वैसे प्राइम नंबर नहीं है, लेकिन 4 7 आपस में मिलके को प्राइम नंबर हो गए। ठीक है, तो इसमें से जैसे मैंने कुछ कॉमन ले लिया, 2 हटा लिया इसमें से, तो फिर अभी 4 7 बच गया है रेशो, तो 4 7 का रेशो जो बच गया है ये को प्राइम नंबर से अपने आप में। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि n1 बराबर, मैंने इसमें से HCF कॉमन ले लिया, तो a जो फैक्टर है वो आपका को प्राइम वाला है, तो a इंटू एच सी एफ, n2 क्या हो जाएगा b इंटू एच सी एफ, दोनों को ऐड किया तो n1 प्लस n2 बराबर a प्लस बी एच सी एफ। दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई किया, ये ध्यान रखना है, ये आपका पूछ लिया जाता है, ये काम आता है कि n1 इंटू ये 2 फॉर्मूले। ठीक है, पहले ये याद रख लो, इससे ऊपर वाला तो आ ही जाएगा। n1 इंटू एन2 बराबर LCM इंटू एच सी एफ। ठीक है, LCM इंटू एच सी एफ। अब LCM क्या होता है, LCM आपके पास ये होता है कि a इंटू बी इंटू एच सी एफ। ठीक है, ये कॉमन फैक्टर, इसमें एक एच सी एफ का और मल्टीप्लाई कर दूं मैं तो यही चीज़ आ जाएगी। ठीक है, इसी में इस वैल्यू को इसमें रखा मैंने फॉर्मूले में, तो यही बन गया आपके पास ऊपर वाला फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना, ये वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, n1 इंटू n2, इसमें क्या होता है, आपको एक संख्या दे देता है, दूसरी पूछ लेता है, और LCM HCF ये भी गिवन होता है। तो 4 वैल्यूज में से 3 वैल्यूज गिवन होती है, चौथी पूछ लेता है। n1 इंटू 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM इंटू HCF। अब इसके बाद में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि आपको प्राइम फैक्टर्स निकालने हो, तो वो कैसे निकालें, जैसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। 48 है, इसको मैंने प्राइम फैक्टर्स में तोड़ा, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1। तो आपने क्या, जैसे प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, इसकी पावर देखो, इसकी 4 है, इसकी 1 है, तो ऐड किया 5 हो जाएगा। फैक्टर्स कितने हो जाएंगे इसके, पावर में एक एक ऐड करो, जैसे 4 प्लस 1 और 1 प्लस 1 दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 10 हो जाएंगे। इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखो पहले ऑड निकाल लो। ऑड कैसे निकालोगे, इसमें ऑड देखो क्या है, 3 है, तो 3 की पावर क्या है, 1 है, तो 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। बाकी जो बच रहे हैं वो इवन हो जाएंगे, और 10 में से 2 माइनस करो तो 8। इनका यदि मल्टीप्लाई निकालना हो तो कुछ नहीं करना, तो देखो 48 की पावर जितने टोटल फैक्टर है डिवाइड बाई 2, तो ये आपके पास इनका मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। इसके बाद में अगर इनका आपको एडिशन निकालना हो, योग निकालना हो, तो कैसे करेंगे, देखो 2 की पावर 4 है, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट कर दो, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, ऐसे करके पावर 4 तक जाना है, ऐसे 3 के लिए जाना है, तो यहाँ तक पहुँचोगे, उनको मल्टीप्लाई कर दो तो 124। तो इस तरीके से इनका ये योगफल आ जाएगा। ठीक है, गुणनखंडों का, तो ऐसे निकाल लेंगे। ये बात समझ में आ रही है आपको। इसके बाद में आगे थोड़ा सा और बढ़े, तो ये आपका SICI का थोड़ा सा कंसेप्ट है, ये इक्विवेलेंट रेट का है। जैसे कि आपको रेट दे रखी है 1% की, और 2 साल के लिए आपको एक इक्विवेलेंट रेट निकालनी है, तो इससे जब मल्टीप्लाई, ये जो रेट दे रखी है ना, ये वाली सभी चीज़ें, इनको यदि प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई करते हो आप, तो फिर डायरेक्ट आपके पास CI की वैल्यू आ जाएगी। 1 साल के लिए आपको 2.01 से 2 साल के लिए 1% की रेट हो तो 2.01 से मल्टीप्लाई कर देना है, और आगे इसको में अब आपको वैल्यूज कौन कौन सी ध्यान रखनी है इसमें, देखो ये तो इजी है निकालना, याद करना, 2 साल के लिए तो सभी निकाल सकते हो आसानी से। 2r इंटू आर स्क्वायर, इस कंसेप्ट से निकलेंगी ये सब वैल्यूज। ठीक है, 10% के लिए आपको पता ही है, ये तो याद ही कर लो, 10% के लिए क्या होता है। इक्विवेलेंट निकाल भी सकते हो आप, जैसे 10 प्लस 10 इंटू 10, ये भी रूल्स है, डिवाइड बाई 100, तो यहाँ से भी आ जाता है 21%। बाकी डायरेक्ट भी याद कर लो 21%। साथ में 10% के लिए पूरी वैल्यू याद रख लो, और 5% के लिए कौन कौन सी याद करनी, और वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि 5% के लिए और कौन कौन सी हैं। 5% के लिए आप यहाँ तक याद कर लो। ठीक है, ये काम आती है सब। तो 10% के लिए हो जाएगा, 10% के लिए 2 साल के लिए 21%, 3 साल के लिए 33.1, 4 साल के लिए 46.41। दूसरा 5% के लिए 10.25, 3 साल के लिए क्या हो जाएगा 15.7625, ये भी ध्यान रख लेना है। इसको जब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे प्रिंसिपल से, तो आपके पास क्या आ जाता है, CI की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, ये जो वैल्यू है ना आपके पास, ये 5% की है, थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 6 के सामने नहीं लिखी हुई है। ठीक है, ये 5% की वैल्यू, 10% की तो याद होनी ही चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप का कंसेप्ट बहुत आसान है। पार्टनरशिप में प्रॉफिट और जो लॉस है वो किस रेशियो में बढ़ता है, अमाउंट और टाइम दोनों का मल्टीप्लाई।
मतलब जितने ज़्यादा टाइम के लिए जितना ज़्यादा अमाउंट लगाया है उतना ही पैसा आपको मिलेगा प्रॉफिट के रूप में या लॉस के रूप में। ठीक है, अब देखो इस वाले केस में टाइम तो सेम है लेकिन अमाउंट अलग अलग है, तो अमाउंट के रेशियो में बांट देंगे प्रॉफिट लॉस को। दूसरे वाले केस में अमाउंट आपके पास सेम है, टाइम अलग अलग है, तो टाइम के हिसाब से बांट देंगे। तीसरे वाले केस में अमाउंट भी अलग अलग है, टाइम भी अलग अलग है, दोनों के मल्टीप्लाई के रेशियो में बांट देंगे। तो ये तो ओवरऑल है ही। ठीक है, इसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, मैंने आपका टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर किया था, आज याद करो आप। तो उसमें आपसे मैंने क्वाड्रिलेटर का एक फॉर्मूला शेयर किया था क्वेश्चन, उसमें उसको दो ट्राइंगल्स में आप तोड़ोगे। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटर के चारों ये वर्टेक्स दे रखे थे, तो आप इसका कैसे निकालोगे, इसको एक डायगोनल यहाँ पे ड्रॉ करोगे तो ये दो ट्राइंगल में टूट जाएगा, एक ट्राइंगल और दो, तो दोनों का आप निकाल लोगे इजीली और दोनों को ऐड कर दोगे तो वहाँ से निकल जाएगा। तो पर ट्रायंगल का कैसे निकालें, ट्रायंगल के लिए मैंने एक क्लास में मैंने डिस्कस किया था। ठीक, मैंने एक अलग अच्छा सा कंसेप्ट डिस्कस किया जिसमें आपका बहुत आसानी से आ जाता है। बाकी ये फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, फॉर्मूले में भी रखोगे वही चीज़ है, बस फॉर्मूले को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखा है। ठीक है, जो मैंने डिस्कस किया था उसमें मैंने ऐसे लिखा है आपको, जैसे कोई पॉइंट दे रखे हो उनको ऐसे ऐसे 3 पॉइंट ये लिख लिए, फिर पहले पॉइंट को दोबारा रिपीट करके यहाँ लिख लेते हैं, फिर इनको क्रॉस कर करके सॉल्व करते हैं, तो वो आसान, थोड़ा सा देखने में आसान होता है, सॉल्व करने में भी। बाकी यही चीज़ है, उसको सिंप्लीफाई किया गया है, तो उस तरीके को भी देख सकते हो आप। आज की क्लास में डिस्कस किया था वो वाला कंसेप्ट, और बाकी ये वाला भी आप देख सकते हो। ये वाला फॉर्मूला तो है ही आपका 1/2 x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यदि आपको सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो कुछ नहीं करना, सबको ऐड कर देना डिवाइड बाई 3, सबको ऐड कर देना डिवाइड बाई 3। ठीक है, ये इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गए आपके। डिस्टेंस आपको निकालनी हो यदि मूल बिंदु से, बेसिकली किसी पॉइंट से याद कर लो आप, किसी पॉइंट, दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, तो ये होती है x2 माइनस x1 y2 माइनस y। यदि ये दूसरा पॉइंट मूल बिंदु ही हो जाए, ठीक है, एक मूल बिंदु ही हो जाए, मान लो ये 0 0, तो कुछ नहीं, इसको 0 0 पुट कर दो तो बस वही बन जाता है x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। ये एक स्पेशल केस है, आपको ये वाला जनरल केस याद रख लेना है। ठीक है, ये किसी रेशो में यदि इसको काटता है, ये दो पॉइंट है, इसको m रेशो n में काटता है, तो इस पॉइंट के को निकालने हो तो x पर और क्या हो जाएगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ये अंदर काट रहे हैं, यदि बाहर काट रहे हो यहाँ पे कहीं पे, तो ये m रेशो n रेशो हो तो फिर कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, यहाँ पे बीच में माइनस आ जाएगा। ठीक है, और ये नीचे भी माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी, बाकी सब चीज़ सेम रहने वाली है। ठीक है, ये कुछ सवाल हैं, ये आप इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, ये कमेंट सेक्शन में इनके आंसर जरूर बताना। ये वाला क्वेश्चन हो गया, परसेंटेज का सिंपल AB रूल लगाना है इसमें, और एक सवाल ये रहा आपका। ठीक है, तो चलो ये सवाल मैं आपको करा देता हूँ। तो इसमें क्या करना है, देखो ये कंसेप्ट में क्या करना रहता है आपको, किसी वस्तु की कीमत में 28% की वृद्धि होती है और इसके खर्च में 12% की वृद्धि होती है, इसके खपत में होने वाली वृद्धि या कमी आपको निकालनी है। तो बेसिकली आपका जो खर्चा होता है ना, एक्सपेंडिचर होता है, वो आपके पास प्राइस और कंजम्पशन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। ठीक, आपको यहाँ पे कंजम्पशन चाहिए, कंजम्पशन मतलब ये C चाहिए, तो C क्या हो जाएगा आपके पास E/P हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। अभी मामला आपको क्या दे रखा है कि एक्सपेंडिचर में क्या मामला दिया आपको, खर्च में 12% की वृद्धि होती है, मतलब पहले 100 था खर्चा, अभी 112 हो गया है, और कीमत में 28% की वृद्धि होती है, मतलब पहले 100 था, अभी कितना हो गया है, 128 हो गया है। तो ये मामला हो गया, ये तो 1 कट जाएगा, और अभी मतलब तो ओवरऑल आंसर ये आ गया आपके पास कंजम्पशन का, मतलब पहले 128 था, अभी कितना हो गया, 112 हो गया। कितने की कमी आ गई आपको, कि 16 की कमी आ गई। किस में कमी आ गई, 128 में कमी आ गई है। ठीक है, तो 16/128, 16 अंठे 128 होता है क्या, बिल्कुल होता है, 1/8 आ गया। तो 1/8 परसेंटेज में कितना होता है, 12.5%, और ये बेसिकली है क्या, बेसिकली कमी है, तो 12.5% आंसर हो जाएगा इसका कमी में। ठीक है, समझ में आया। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। और एक सवाल ये भी है, इसको भी देख लो, चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपये में 6 kg चीनी अधिक मिलती है, तो चीनी का प्रति kg घटा हुआ मूल्य क्या होगा, कैसे करोगे। देखो सबसे पहले 20% को देखो आप, 20% क्या होता है, 1/5 होता है। ठीक है, तो 1/5 होता है, मतलब पहले कोई 5x था तो अभी कमी हुई है उसमें, तो 4x हो गया। ठीक है, तो 960 रुपये का मामला है, तो 960 रुपये का मामला है, अभी 4x में खरीद रहा है,
पहले ये कितने में खरीद रहा था 960/5x में, तो दोनों का डिफरेंस ये कितने के बराबर है 6, तो 6 kg ज़्यादा खरीद पाएगा। तो ये एक इक्वेशन लिखनी रहती है आपको सिंपल सी। अभी क्या करना है, एलसीएम ले लो। आपका एलसीएम क्या आ जाएगा 4×5×x, ठीक है, और ऊपर आ जाएगा 960 और 5 - 4 1 बन जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा 6। आपको निकालना क्या है कि आपको घटा हुआ मूल्य निकालना है, मतलब 4x की वैल्यू निकालनी है। तो 4x को इधर लेके आ जाओ, 6 को इधर लेके आ जाओ, तो ओवरऑल बन क्या रहा है, देखो ये 960/6 इंटू 5, ठीक है, और 4x को मैं इधर लेके आ गया, तो ये 6×5 जो 30 बन गया, 30 तो ये 0 से 0 चला जाएगा, 3 से इसको काटा तो 32 पर आ जाएगा, ठीक है, 32 दूना 64, 32 तिया 96, ठीक है, 32 आंसर आ जाएगा इस तरीके से आपका। तो बात समझ में आई। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल आपका यहाँ पे कंप्लीट रिवीजन होता है। तो बाकी इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, एक बार रिवीजन और कर सकते हो उसको, एक बार गो थ्रू करके सभी फॉर्मूलाज को, ठीक है। तो ये इस तरीके से चीज़ें। क्लास कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और बाकी चैनल पे पहली बार विजिट करो, सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।